हमारी रियासत बहुत छोटी थी। हमारे पूर्वज सरदार वल्लभ भाई पटेल से सीधे संपर्क में नहीं थे। एक निर्धारित चैनल के माध्यम से ही वो सरदार पटेल नेहरू तक अपनी बात पहुंचाते थे। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ और हमारी सरगुजा रियासत 1 जनवरी 1948 को भारत में विलय हुई, क्योंकि प्रक्रिया बहुत लंबी थी। पहल के संपादक आलोक शुक्ल से छत्तीसगढ़ के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री व डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव ने मुंबई में दिए गए अपने लंबे साक्षात्कार में कई बातें साझा की। बेबाकी से पूछे गए सवाल पर कहा, हाँ मैंने शिकार भी किया है। साथ ही इनके गृहनगर अंबिकापुर में महामाया पहाड़ पर अवैध कब्जे के लिए प्राइवेट स्कूल को गलत ठहराया। भूपेश बघेल के साथ तलखियों पर हर पहलू बताए। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की बात पर क्या हुआ ये भी बताया। छत्तीसगढ़ में ही इनकी ही सरकार में एक IAS ने इनके बारे में लगातार गलत टिप्पणी की और महामाया मंदिर में जो किया उसे लेकर सिंहदेव ने कड़ी आपत्ति जताई। इसे इन्होंने बेहद गलत बताया। जमीन के पट्टे बांटने पर अब कड़े नियम हो, क्योंकि जंगल बहुत कम हो रहे हैं। राहुल गांधी क्या इनके साथ न्याय कर सके, उस पर भी बेबाक बातचीत की। आज हम पहल में आपको मिलवा रहे हैं, आपको रूबरू करा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से सरगुजा राजघराना एक जो राज परिवार है, अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से कांग्रेस में सक्रिय रहा और अभी तक वो कांग्रेस पार्टी में सक्रिय है। उसी के जो सदस्य हैं, तीसरी पीढ़ी के जो सक्रिय रहे, वो हैं T.S. सिंहदेव जी, जो छत्तीसगढ़ में 3 बार लगातार कांग्रेस से चुनाव जीते, अंबिकापुर विधानसभा सीट से, सामान्य सीट होने के बाद, और वो मंत्री भी रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे और बाद में उन्हें डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी गई। काफ़ी मर्यादित होकर बोलना, एक शालीनता के साथ बात करना और बेबाकी से जो भी बात है उसे वो सबके सामने रखते आए हैं। यहाँ तक कि यदि वो अपनी पार्टी से भी कुछ उन्हें कमी नज़र आई तो उन्होंने उसे छुपाया नहीं, सबके सामने लाया। और किसी के साथ भी मतभेद हो, उन्होंने किसी गलत तरीके से कभी भी सबके सामने सामाजिक रूप से जाहिर नहीं किया। यानी देखा जाए तो एक सभ्यता, शालीनता के साथ वो राजनीति करने में विश्वास करते रहे। लंबे कद के हैं, राजनीति के भी खिलाड़ी हैं और क्रिकेट के भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। तो हम आपको रूबरू करा रहे हैं T.S. सिंहदेव जी से। सर नमस्ते, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ। एक चीज़ देखी गई सर कि राजनीति में आप के जो विरोधी भी रहे, उन्होंने भी आपकी बातों को स्वीकारा और आप भी, चाहे वो भाजपा के दल के हों चाहे किसी भी दल के हों, हर दल के नेता से आपके जो संबंध रहे वो कभी बिगड़े नहीं। जैसा एक आजकल चलन हो गया है कि लोग एक दूसरे को अपना दुश्मन मान रहे हैं आज की राजनीति में, तो आपने जो परिभाषा है जो पहले से जो चली आ रही है एक अच्छी राजनीति की, आज भी उसे आप परिभाषित करते आ रहे हैं अपने आचार से, अपने व्यवहार से। इस पे क्या कहेंगे आप? मैं प्रयास करता हूँ कि जैसा हूँ वैसा रहूँ, कोई विशेष आडंबर सा ना बने। अपने साथ जैसा हूँ घर में वैसा रहूँ, घर में जैसा हूँ बाहर वैसा रहूँ, करीब करीब। कुछ औपचारिकताएं आ जाती हैं, ठीक है, उसका पालन आदमी करता है, लेकिन स्वभाव से मैंने कभी समझौता जिसे कहते हैं नहीं किया कि मेरा जो नेचर है, मेरा जो स्वभाव है, उसी के अनुरूप मैंने जीवन जिया। तो चाहे घर हो, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे व्यापार हो, चाहे राजनीति हो, उसमें मेरे लिए पक्ष विपक्ष, जैसे खेल के मैदान में 2 टीमें हैं, मेरा स्वभाव नहीं है कि तलवार वाली बात हो। खेले, पूरी ताकत से खेले, अच्छी मंशा से खेले, जीतने की मंशा से खेले। मैदान के बाहर हैं तो सामान्य संबंध। सर आप राज परिवार के हैं, बात आपने की कि तलवार वाली बात, तलवारबाजी तो आपने सीखी होगी ना? हाँ, लेकिन जहाँ चलनी चाहिए वहाँ चलानी चाहिए। सबसे पहले तो डिफेंस में, अगर कोई आक्रमण करता है तो आप अपनी रक्षा के लिए, क्षेत्र की रक्षा के लिए फिर तलवार का इस्तेमाल करिए। मेरा स्वभाव
आक्रमण करने का नहीं, निसंदेह बचाव का है और क्षमता अनुसार बचाव का है, चाहे खुद का माने, परिवार का माने, क्षेत्र का माने, सरगुजा का माने, तलवार के रूप में नहीं, आवश्यकता के रूप में। मेरे लिए तलवार वही है, आज के युग में तो तलवार की कोई स्थिति है नहीं, लेकिन अगर कहीं कुछ करने की ज़रूरत हो जिसके लिए करना है तो फिर पीछे नहीं हटना। मैंने फिर एक अंदर का जो राजा है वो जाग उठता है आपके अंदर का। राजा जवाबदारी है। मैंने जो महसूस किया वो व्यक्ति है जो जागता है। राजा के रूप में तो बचपन से जो भी सुना कि लोगों के लिए क्या कर सकते हो, वो तुम्हारी जवाबदारी है धर्म के नाम पे, धर्म तक के हद तक, कि वो आपका प्रथम कर्तव्य है कि लोगों को कभी भी कोई आवश्यकता हो और उसमें आप कुछ पहल कर सको, उनका सहयोग कर सको, तो वो करना है। सर, एक पहल की बात हो रही है, हमारे भी चैनल का नाम पहल है। उसी पहल की शख्सियत पे आज रूबरू होने का सौभाग्य मिल रहा है आपसे। यहाँ पे मैंने मुंबई में एक प्रख्यात साहित्यकार हैं, नाट्यकर्मी हैं और लेखिका हैं और बड़ी पत्रकार रह चुकी हैं। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल पर सरदार द गेम चेंजर बड़ी प्रामाणिक किताब लिखी है, काफ़ी वो किया है। कई बातें उसमें बड़ी प्रामाणिक हैं और कुछ उसमें ऐसे तथ्य हैं जो किसी को अप्रिय भी लग सकते हैं। उस पर एक बात आती है कि जो सरदार पटेल की जो भूमिका रही, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि आजकल तो कोई आदमी अपने घर का कोई एक छोटा सा टुकड़ा, यदि 1 इंच भी ज़मीन चली जाती है तो उसके लिए भी लोग कोर्ट कचहरी कर देते हैं, छोटे से टुकड़े को देने में आनाकानी करते हैं। और उस समय जो 565 रियासतें थीं, उन्होंने तो अपनी कई संपत्ति दे दी, मर्ज की। और राज परिवार ने जिस तरीके से सरदार पटेल की बात को माना, तो रूस के एक जो इतिहासकार हैं उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सरदार हैं वो शोध का विषय है। क्योंकि आप राज परिवार से हैं, आप पर भी जो है कि प्रॉपर्टी आपकी काफ़ी है, कुछ जो विरोधी हैं आप पे बड़े हल्के आरोप लगा देते हैं। तो ये कहना चाहूँगा कि सरदार पटेल का दिया ताम्रपत्र तो राज परिवार के पास है ना, आपके पास तो है। बाकी तो नहीं मालूम। एक संयोग है कि सरदार पटेल से जन्मदिन में शेयर करता हूँ। 31 अक्टूबर का उनका भी जन्म था, संयोग से मैं भी 31 अक्टूबर को जन्मा। वाह। तो उस हद तक शेयरिंग है। बाकी जैसा आपने कहा कि अंग्रेज जब जा रहे थे, देश को छोड़ के जा रहे थे, तो एक ही प्रक्रिया थी, एक दिन में छोड़ के नहीं गए। 14 अगस्त को उन्होंने कहा कि ये देश की चाबी लीजिए, और रात को नेहरू जी ने पार्लियामेंट में भाषण दिया और अगले दिन हमारा देश आज़ाद देश के तो रूप में पहले आया। ही प्रक्रिया तो शुरू हो एक चुकी। लंबी प्रक्रिया थी, लंबी प्रक्रिया चल रही थी और इसमें काफ़ी चर्चाएं, काफ़ी आदान प्रदान, बहुत सारी परिस्थितियां थीं। और उन परिस्थितियों में ये राजा महाराजा और जमींदार जागीरदार भी थे। अंग्रेज़ों के समय ये 2 पृथक सामंती व्यवस्थाएं थीं। राजाओं को एक पृथक अधिकार अंग्रेज़ों ने दे रखे थे, स्वीकार कर रखे थे, और अंतर्राष्ट्रीय कानून में ये रियासतें मानो कि अलग देश हैं। इंटरनेशनल लॉ में उनकी मान्यता एक देश के रूप में, अलग देश की हैसियत थी। और सामंती व्यवस्था का एक और हिस्सा जो देश के करीब 45% भूभाग में था, आप दिल्ली से पूरा उत्तर प्रदेश चले जाइए, बिहार चले जाइए, बंगाल तक चले जाइए, यहाँ आपको राजा नहीं के बराबर मिलेंगे जो उस अंतर्राष्ट्रीय कानून की कैटेगरी में आते कि पृथक देश स्वरूप जी। तो वहाँ जमींदार थे, जागीरदार थे, बड़े बड़े, अनेकों राजाओं से बड़े जमींदार जागीरदार थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने उनको वो अधिकार नहीं दिए थे। अच्छा, राजा से बड़े थे वो? राजा से बड़े पैसों में, ओ, धन में, बहुत बड़ी बड़ी जागीर जमींदारियाँ थी, लेकिन उनके पास वो अधिकार नहीं था जो एक राजा के पास थे। अपना भौगोलिक क्षेत्र जिसे उसकी रियासत माना जा सकता है, तो अपनी रियासत की सीमाओं में अंग्रेज़ों ने राजाओं को कुछ अधिकार दिए थे। आप डेथ पेनल्टी भी दे सकते हो, आप टैक्स भी लगा सकते हो, इत्यादि इत्यादि, कई कई अधिकार थे। और
जमींदार जागीरदारों के पास उस हद तक अधिकार नहीं थे। अब जब देश का एकीकरण हुआ, विलीनीकरण हुआ रियासतों का और जमींदारियों का, तो इनके लिए कानून भी अलग अलग बने। राजाओं के लिए पृथक और जमींदार जागीरदारियों के लिए। आपने सुना भी होगा जमींदारी जागीरदारी अबॉलिशन एक्ट। एक अबॉलिशन एक्ट आया जिसमें 51-52 में जमींदारियों को हटा दिया गया, यानी उनके कानूनी कोई उनका अस्तित्व नहीं रहा। राजाओं के साथ पृथक व्यवस्था बनी। जैसा मैंने बोला, मैं भी इन बातों से वाकिफ़ नहीं था। डैडी ने, मम्मी ने अपने जीवन काल में, ख़ास करके डैडी ने, कभी उस नाते ट्रेन नहीं किया। वो IAS ऑफिसर थे, राजनीति चीफ सेक्रेटरी होके रिटायर हुए। राजनीति में भी एक केंद्र, जैसे आपने बताया, परिवार एक छोटा ही सही लेकिन एक ध्रुव था, एक केंद्र था। मम्मी पॉलिटिक्स में थे, लेकिन ये सब के बारे में उनने कभी मेरे से बात नहीं की। बल्कि अभी इस तरह से आपने बात को उठाया, तो मैं जब स्कूल में पढ़ रहा था तो एक दिन मैंने पूछा कि क्या हम लोग किसी राजा परिवार के हैं। तो मेरी जो परवरिश माता पिता ने की, वो एक ऐसे वातावरण में की कि मैं सामान्य परिवार के रूप में जाता था, सरगुजा जाता था, दशहरा वगैरह ये भी देखा, लेकिन रजिस्टर दिमाग में वैसा नहीं था, क्योंकि माता पिता ने वैसा बड़ा नहीं किया। और मैंने एक दिन पूछा भी था कि हम लोग कोई राज परिवार के हैं, तो फिर उनने कहा था कि हाँ। उसी तर्ज पे बात को आगे एकदम से बढ़ाते हुए, डैडी की, उनका डेथ हुआ 2001 में, छत्तीसगढ़ बनने के कुछ महीने बाद। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ बना, 24 जून 2001 को उनकी डेथ हुई। तो मम्मी ने एक किताब दी, और गमी का पीरियड था उस समय, हम लोग घर पे बैठे थे, ये सब लास्ट राइट्स करके आए थे। तो उन्होंने कहा इसको पढ़ना, और मैंने वो पूरी किताब पढ़ी। एक लॉयर हैं, उनने उसको लिखा था, और उसमें ये सब बातें मेरी जानकारी में और संज्ञान में आई कि राजाओं के साथ, क्योंकि उनका अंतर्राष्ट्रीय कानून में एक पृथक अस्तित्व था, देश बराबर अस्तित्व था, तो उनसे जो संधि हुई वो अलग प्रकार की संधि हुई, और उसी को मर्जर फिर कहते हैं। मर्जर, जी, विलीनीकरण जो हुआ। जमींदारी जागीरदारी का विलीनीकरण नहीं हुआ, वो तो अंग्रेजों के डायरेक्ट कंट्रोल में था, उन्होंने डोमिनियन ऑफ इंडिया को दे दिया। तो 55% हिंदुस्तान अंग्रेजों ने डोमिनियन ऑफ इंडिया को दे दिया, और 45% हिंदुस्तान, जिसमें आपने बताया कि ये रियासतें थीं, उनको कहा कि आपको जो करना है करो। पाकिस्तान में जाना है पाकिस्तान में जाओ, हिंदुस्तान में आना है हिंदुस्तान में जाओ, राजा बने रहना है तो राजा बने रहो। जाते जाते भी अंग्रेजों ने एक खेल किया। एक बड़ी रोचक बात निकल कर सामने आई, जो उस किताब से मैंने भी जब अध्ययन किया, तो लगातार चूँकि छत्तीसगढ़ से जुड़ी उसमें एक बड़ी विशेष चीज़ पढ़ने, जब कुछ किताब के कुछ पन्ने पलटे तो उस पर आया कि जो सरदार पटेल को जो प्रेरणा मिली थी विलीनीकरण की, वो बस्तर राज्य से मिली थी। अरे बस्तर का जो राज परिवार है, क्योंकि जो प्रवीर चंद्र भंजदेव थे उस समय वो नाबालिग थे, और वो जो संपत्ति है वो निजाम के पास लीज में थी, ये उन्होंने उल्लेख किया। माने अंग्रेज़ों की जो नज़र थी कि कैसे कैसे हम जो संपन्न राज्य, माने राज्य का कहिए, जो संपन्न देश के जैसे हैं, तो उनको हम कैसे अपने पास मिलाएं। और हैदराबाद का जो निजाम था वो तो अंग्रेज़ों को धन भी देता था, एक व्यवस्था के तहत बैंकर के रूप में, तो उसकी जो उपस्थिति थी अंग्रेज़ों के पास शक्तिशाली रूप में मौजूद थी। उसमें निज़ाम हो या और कुछ जो बड़ी रियासतें थी जो जिनके पास बहुत धन था, आप जयपुर भी गिन सकते हैं, मैसूर भी गिन सकते हैं, और 7 एक ऐसी रियासतें थीं जिनके पास काफ़ी धन था। पर ये सबकी संधि अंग्रेज़ों से थी कि आप एक ट्रिब्यूट अंग्रेज़ों को देते हैं और वो आपको इंडिपेंडेंट राजा मानते हैं। सर धन तो आपके पास भी था ना? तो उतना नहीं, ये तो बहुत बड़ी रियासतें थी। हम लोग तो एक वर्णाच्छादित क्षेत्र के रहने वाले हैं, आप तो खुद वहाँ के हैं, आप जानते हैं। तुलनात्मक
ये कम विकसित इलाका था, यहाँ समुद्र नहीं था, बंदरगाह नहीं थे, व्यापार का आदान प्रदान नहीं था, आना जाना नहीं था। आप देखेंगे जो रियासतें बड़ी हुई उनके पास ट्रेड था, तो व्यवसाय से और व्यापार से ही फिर धन बढ़ता है, या फिर आप गए और कहीं से आप धन लेके आए, किसी को हराया वहाँ से उठा के लाए, धन लेके आए। एक बात इसमें बहुत अच्छी उन्होंने कही कि सरदार पटेल ने जो 565 स्टेट को मिलाया, रियासतों को मिलाया, उस पर ना तो कोई खून खराबा हुआ ना कुछ हुआ। कुछ जगहों पे विरोध हुए, उसे उन्होंने दबाया, लेकिन जिस तरीके से उस समय की स्थिति परिस्थिति थी, एक दो समुदाय के बीच संघर्ष की स्थिति थी, उस समय विलीनीकरण एक बहुत बड़ी प्रक्रिया थी। तो यदि राज परिवार की बात की जाए तो जो आपका एक सरगुजा राज परिवार, उसने क्या योगदान दिया इस विलीनीकरण में, या सरदार पटेल जो हैं आपके परिवार से प्रभावित हुए, कुछ ऐसे तथ्य हैं आपके पास? सरदार पटेल से संपर्क डायरेक्ट तो नहीं, मैंने सुना नहीं परिवार में कभी, पर वो डायरेक्टली ही सबके साथ मीडिएट नहीं करते थे। राजाओं के साथ सरदार पटेल मीडिएट नहीं करते थे। मान लीजिए मेनन जी थे, मेनन जी थे जो सचिव थे, लिखा पढ़ी उनके माध्यम से होती है, और रविशंकर शुक्ला जी जो एक सीएम बाद में चीफ मिनिस्टर भी बने 1956 में मध्य प्रदेश के, ये लिंक हुआ करते थे राजाओं के लिए इस क्षेत्र से, छत्तीसगढ़ से दिल्ली। नेहरू जी, बाकी वल्लभ भाई पटेल माना जाता था वही टीम है, नेशनल लेवल की टीम है, तो इनके लिए रास्ता इनके माध्यम से था। तो डायरेक्ट मेरे को जानकारी नहीं है कि नेहरू जी से इंटरेक्शन होता रहा हो या सरदार पटेल से इंटरेक्शन होता रहा हो, लेकिन नीति निर्धारक वो थे। एक उस परिस्थिति में आप सोचें कि कश्मीर ने कहा कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे, अंततः पाकिस्तान से कबीलाई आए तो राजा ने कहा कि हम, अंग्रेज़ों ने कहा है, संधि यही हुई है भारत को स्वतंत्र करते समय कि राजा को अपने खुद राजा बने रहना है तो आप बने रहो, पाकिस्तान में जाना है पाकिस्तान में चले जाओ, हिंदुस्तान में शामिल होना है हिंदुस्तान में शामिल, क्योंकि वो तो एग्रीमेंट होता, पृथक देश का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय कानून में जी। और वरना फौज जाती, जैसे हैदराबाद में गई थी, निज़ाम के संदर्भ में गई। और जियोपॉलिटिक्स को अगर देखें, मेरा भी बहुत अध्ययन मैंने कभी इसमें किया नहीं, लेकिन जो सुनी समझने की बातें हैं कि बड़े शक्तिशाली वैश्विक स्तर के जो देश थे, अमेरिका उस समय उस नाते उभरा नहीं था, वो अपने ही में थे। इंग्लैंड हो गया, स्पेन हो गए, पोर्चुगल हो गए, जर्मनी हो गए, ये अपने स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस दुनिया भर में बना रहे थे, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं। अमेरिका का भी युद्ध हुआ फ्रांस इत्यादि से, तब जाके फिर अमेरिका की आज़ादी हुई जी। वहाँ जो गए, कोलंबस गए वगैरह, उनने कब्जा किया, तो स्पेन ने भी बनाया, उनने भी बनाया। तो ये जो मजबूत देश थे दुनिया के, वो अलग अलग जाके अपना कब्जा बना रहे थे। उनकी नज़र हमारी जो भौगोलिक स्थिति, क्षेत्र हमारा है भारत का, उस पर भी उनकी नज़र थी। तो कहीं पोर्चुगीज़ आए, गोवा में आपने देखा कि गोवा तो देश में 1960 के दशक में जुड़ा, बाद में भारत आज़ाद तो हम मानते हैं कि 15 अगस्त को हो गया। तकनीकी तौर पे आप देखिए तो सरगुजा का जो विलीनीकरण हुआ वो 15 अगस्त को नहीं हुआ, 1947, 1 जनवरी 1948 को हुआ। अच्छा, कि जब ये बड़ी रोचक बात, ये तो मुझे भी पता नहीं रहती, क्योंकि हम लोग भी बड़े हुए तो हम लोग को बता के नहीं सब किया गया, लेकिन जब मैंने देखा, मैंने पढ़ा, क्योंकि संधि चल रही थी, वो तो संधि थी, बाकी अपॉइंटमेंट्स हो गए थे, ऑफिसर्स आ गए होंगे, कुछ हो गया होगा, लेकिन जो संधि होनी थी, ट्रीटी होनी थी कि हाँ अब ये दस्तखत हो गया, अब आपने अपने राज को भारत में विलीन कर लिया, आप लीन हो गए भारत देश में, आपका जो राज 1 जनवरी 1948। तो इसीलिए मैंने जान के 1 जनवरी 1948 में महामाया पहाड़ी पे जो तिरंगा लहर है तो मैंने 1 जनवरी ही चुना।
तो ये प्रतीकात्मक आपका एक एक संदेश मेरे था। तरफ से एक प्रतीकात्मक है कि सरगुजा 1 जनवरी 1 जनवरी 1948 को लीन हुआ। भारत में पूरी आमतौर तरीके से पे, लीन हाँ, हुआ। ये आती ही नहीं बात, नई जी। पीढ़ी को तो ये सब बातें मालूम ही नहीं, हम लोग को भी नहीं मालूम थी जब तक अच्छा फादर सर, का ये डेथ नहीं बताइए हुआ। कि ये तो बड़ी अच्छी रोचक बात बताए, और आज युवा पीढ़ी इससे नहीं जानते। लेकिन वो कोई नहीं। आज की जो युवा पीढ़ी है वो एक्सेप्ट करती है, कई चीज़ों को लेती है यदि उनको बताया जाए, और ये अच्छी बड़ी रोचक बात है, ये तथ्य है। ये सरदार पटेल का जो विलीनीकरण का जो दस्तावेज था, आप लोग को कुछ विशेष अधिकार जो आजीवन रहेंगे हाँ, राज थे। परिवार को? उसमें कई बातें थी। उस समय की सरकार ने अलग अलग राजाओं से अलग अलग संधियां की, और सबसे जैसे टेबल पे बैठ के बात होती है तो कई राउंड चर्चाओं के बाद में समझौते पे दस्तखत हुए। उनने ग्रुप्स बना दिए थे, जैसे वेस्टर्न स्टेट एजेंसी, तो देश का जो पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ की जो रियासतें थी वो वेस्टर्न स्टेट एजेंसी में थी, सरगुजा ईस्टर्न स्टेट एजेंसी में थी। तो बंगाल की, उड़ीसा की, बंगाल तो नहीं पर उड़ीसा, जोन में झारखंड, उन्होंने हाँ, डिवाइड कर जोन दिया जोन। था। तो ये करीब 40 राजा वहाँ थे, 30-40 राजा यहाँ थे, अलग अलग ऐसा करके किसी से कुछ बात, तो एक ग्रुप्स में बात हो रही थी, ग्रुप्स में भी बात हो रही थी हो ताकि रही थी जी। सहूलियत हो, एक दूसरे समझें भी कि किससे क्या हो रहा है, क्या ऐसा तो नहीं कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो उस मर्जर डॉक्यूमेंट मैंने जो पढ़ा उसमें स्पष्ट तौर पे बातें लिखी हुई थी। एक, आपको इतना प्रीवी पर्स मिलेगा साल का, सरगुजा का 1,30,000 या 1,50,000 के आसपास था, कम था। आमदनी जिसकी 3 साल की जैसी रही होगी उसका एवरेज मान के उनने प्रीवी पर्स तय किए थे। राजाओं ने जो अपने 3 साल की आमदनी डिक्लेयर की उस हिसाब से प्रीवी पर्स तय हुए। फिर आपको कुछ प्रिविलेजेस मिले कि कहीं आप ट्रेन में जाएंगे तो एक बोगी आपको मिलेगी। अच्छा, हाँ, एक बोगी आपको मिलेगी, और उसमें पुलिस तो आपको राज के अंदर के वैसा नहीं मिलेगा, लेकिन बाहर जाएंगे तो उस समय आपको ये मान लीजिए बोगी मिलेगी। जो बड़ी रियासतें थीं उनको बाहर से लाने के लिए भी आयात निर्यात करने की भी कुछ विशेष छूट थी। 7 बड़े जो राजा थे उनके साथ टर्म्स अलग अलग प्रकार के थे। फिर मान लीजिए शिकार की बात आ गई, आप सरगुजा के हैं, सरगुजा हम लोग शिकार से परिवार बहुत उसमें करीबी से जुड़ा हुआ रहा है। तो उसमें उदाहरण के लिए कि जो ब्लॉक्स बनाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और स्टेट गवर्नमेंट्स ने, रेंज जिसको आज हम कहते हैं, तो रेंज में आप रिजर्व कर सकते थे शिकार करने के लिए। ये नहीं था कि कहीं भी जाइए, पर राजा को वो प्रायोरिटी दी थी कि अगर आप शिकार करेंगे तो एक प्रायोरिटी आपको मिलेगी, कहाँ आप करना चाहते हो, रेगुलेटेड रहेगा और छूट तो है नहीं। पहले तो आप ही प्रबंधक थे, आप ही व्यवस्था चलाते थे। तो ये कब तक चला सर? ये 71 तक 71 तक चलते रहा ये? जब तक प्रिविलेजेस थे तब तक चलता रहा। 71 में इंदिरा जी ने उसको भंग किया, और छोटी बड़ी बात और मान लीजिए कि सभी राजाओं को ये कहा गया था, जैसे अभी राज्यसभा है, कि वैसे अपर हाउस बनेगा और आपके परिवार का जो उत्तराधिकारी या जो आपके वो रहेंगे उनको उसमें हाउस में जगह मिलेगी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जैसे इंग्लैंड में। जी। तो बतौर हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा गया था कि आपको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। वो नहीं किया कांग्रेस ने, उस समय कहा लेकिन नहीं किया। तो आपको तो कांग्रेस से नाराजगी होनी चाहिए सर। इंदिरा गांधी ने भी तो देखिए प्रिविलेज खत्म कर दिया। उस नाते नहीं कि कांग्रेस से नाराजगी, पर ये बात तो मन में है कि जो बातें तय होती हैं उसको हमको लेकिन सरदार मान्यता देनी चाहिए। सरदार पटेल के साथ जो बातें आई, उन्होंने जब वो उस चीज़ को किया कि ये आपको मिलनी चाहिए, तो इंदिरा गांधी ने उसे क्यों खत्म कर दिया फिर? बात सरदार पटेल की नहीं है जी। हम लोग किसी एक व्यक्ति को नहीं देख रहे थे। हम लोग मान लीजिए गांधी जी का तो एक वो अलग ही था, वो ये सब में थे भी नहीं। उनको राष्ट्रपिता के रूप में मानिए या अलग मान्यता मानिए, वो तो उनकी एक अलग मान्यता थी। बाकी किसी एक लीडर को हम लोग अलग उस समय नहीं देख रहे थे
कि सरदार पटेल कर रहे हैं, कि नेहरू जी कर रहे हैं, कि कोई तीसरा कर रहे हैं, कि चौथा कर रहे हैं। नेहरू जी का एक नाम था, पटेल जी का एक नाम था, राजेंद्र प्रसाद जी का नाम था, आईबी सरगुजा राजेंद्र प्रसाद जी, ग्रेट ग्रैंडफादर के साथ बकायदा हाथी में उनका निकले और उस हाथी समय में फोटोग्राफ्स हैं, आप लोगों ने देखी। तो एक उनके नाम के स्कूल आज तक हैं। उन्होंने आके राष्ट्रपति भवन कहा पंडो- जाता है जो सरगुजा पंडोपारा में आए थे वो, हाँ, वहाँ पे किंवदंती जैसे बना दिए कि यहाँ पे आए तो सरगुजा का राष्ट्रपति भवन हो गया। वो राष्ट्रपति भवन नहीं, राष्ट्रपति ने भवन बनाया। राष्ट्रपति ने भवन बनाया। हाँ, कुछ एक किंवदंती है कि शायद रुके थे क्या वहाँ, तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ रुके होंगे रात, पर आए थे। और सिलफिली के पास आप जानते हैं पंडो नगर, जी। वहाँ पर है। उदयपुर के पास वहाँ पर है करजी, जाते समय कतकालो वहाँ पर भवन जो बना था, ये उनके समय का उद्घाटन किया हुआ। कुएं हैं बने हैं, उनके नाम लिखा हुआ था। एक बात कुआं। आती है सर कि जो शिकार और सरगुजा राजघराना, राज परिवार, तो स्वर्गीय श्री रामानुज शरण सिंह, उनके बारे में एक जो तथ्य पता चला, एक प्रवासी भारतीय, सौभाग्य से वो मेरे चाचा हैं, अंकल हैं, हाल में भी वो अमेरिका में है, आते हैं तो एक चीज़ बताए कि वो यहाँ के जो महाराजा थे वो जिम कार्बेट से भी बड़े शिकारी थे। तो मैंने जिज्ञासावश पूछा कि कैसे, तो बोले कि जो जिम कार्बेट थे उनको कभी कभी किसी शेर को मारने में या किसी को आदमखोर को मारने में 2-3 फायरिंग करनी पड़ी है, लेकिन यहाँ पे इनका हाथ जब वैसे बंदूक वैसे हाथ कांपता था, लेकिन जैसे ही राइफल में निशाना लगाते थे स्थिर होता था और एक फायरिंग में ही वो शिकार करते थे, चाहे कितना भी बड़ा आदमखोर हो चाहे जो हो। और दक्षिण अफ्रीका में भी उन्हें बुलाया गया और वहाँ भी उनका प्रदर्शन यही रहा, एक गोली एक शिकार फाइनल। और कुछ ने तो यहाँ तक बताया कि वो 2 किलोमीटर एक बार क्या हुआ कि शिकार कर रहे थे, उन्होंने शिकार किया, शेर वहाँ दिखा नहीं, वो बोले कि आगे जाके देखो मेरा निशाना चुकेगा नहीं। 2 किलोमीटर के बाद वो वहाँ पे शेर मरा पड़ा दिखा। तो एक आत्मविश्वास था। तो इतनी बड़ी जो चीज़ है वर्ल्ड लेवल के, तो उसको भी तो एक हाईलाइट होना चाहिए, ये सब बातें सामने आनी चाहिए सर। आज का ज़माना तो शिकार से बहुत पृथक है। अभी तो आप शिकार की बात करेंगे तो गड़बड़ है। नहीं तो लेकिन जो देश काल और परिस्थितियाँ थी, हाँ, देश काल परिस्थिति के हिसाब से बात आ रही है। निश्चित रूप से। उस समय तो आदमखोर शेर हुआ करते थे, लोग बुलाते थे कि भाई इनको मार दो। सही, वो आप सही सरगवा कह के रहे हैं, पास परिस्थिति में एकदम। शेर और चीते घूमते थे और वहां से फिर शिकार करके आते थे। जैसे तो अंबिकापुर में कलेक्टर का जो बंगला है, वहाँ टाइगर का मचान हुआ करता था। अच्छा, हाँ, जो कलेक्टर बंगला है आज का, वहाँ पे मचान हुआ करता था, वहाँ टाइगर का मचान हुआ करता था। तो समय है। और स्वर्गीय महाराज रामानुज शरण सिंह देव जी के संबंध में जो आपने कहा, का बहुत बड़े शिकारी थे, इसमें कोई दो बात नहीं है। वैश्विक सबसे ज़्यादा टाइगर उन्हीं ने मारे। रीवा महाराज और उनका एक उस समय बताते हैं कंपटीशन सा भी चल रहा था, तो ये 1367 करीब, एक उनकी डायरी थी, मैंने गिना था उसमें जी, तो 1367 अंकित थे। शेर बाघ सब मिला के। शेर केवल टाइगर, हाँ टाइगर। तो बहुत अच्छे शिकारी थे, इसमें कोई दो बात नहीं है। और अफ्रीका 3 बार गए थे, वहाँ भी हंटिंग हुई। अभी भी वहाँ जो तो आदमखोर शेर है वहाँ पे वो मारे हैं वहाँ। आदमखोर भी मारे होंगे जी, पर जैसे यहाँ अभी शिकार बैन है, टोटल बैन है भारतवर्ष में। अफ्रीका में भी अभी कुछ दिन पहले गया था, तो परमिट मिलते हैं, जैसे मैंने आपको आप बताया। शिकार किए सर वहाँ अफ्रीका में? आपने क्या मारा सर? वाटर बग मारा, एक हिप्पो भी मारा, वॉट हॉग मारा। तो आपका निशाना कैसा है सर? एवरेज। कितने राउंड में? नहीं, आमतौर पे तो ये रहता है कि एक गोली में ही, वरना अच्छी बात नहीं है। जी, गोली चलाओ तो पहली चीज़ लगनी चाहिए। जी, और जो ट्रेनिंग थी वो ट्रेनिंग भी उसी प्रकार की थी। ऐसे नहीं चलाना है कि देख लिया कहीं भी है कुछ भी चला दिया। चलाना है तो फिर एनिमल ड्रॉप होना चाहिए और एक ही उसमें, एक ही शॉट में ही
गिनना चाहिए। तो वो तो ट्रेनिंग थी और वो तो सोच थी और प्रयास भी वही रहता था। तो मैं तो एवरेज शॉट था, और उनका आपने बताया ग्रेट ग्रैंडफादर का, तो एक और विशेषता जो उनके साथ थी, बाद में उनका आँख खराब हो गया था जी। राइट आए। तो आमतौर पे आदमी निशाना ऐसे लेता है, तो दाहिने कंधे पे रखता है और बाईं आंख बंद करेगा और दाहिनी आंख से देख के फिर निशाना लेता है। तो उनकी राइट आई साइट खराब हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी, तो लेफ्ट आई से वो निशाना लेते थे। तो अब आप ये सोचो कि कोई ऐसे कर रहा है, ऐसे करके फिर आपको इस आंख से देख के चलाना पड़ता। और बंदूक अगर आपने चलाई तो किक लगता है, तो उसमें कभी नाक में लगेगा, कभी होंठ में लगेगा, क्योंकि तो आप ऐसे करके चला रहे हो, बंदूक सीधी है। तो उनके बंदूक का बट टेढ़ा था। अच्छा। उनने बनवाया ऐसा था कि बट थोड़ा ऐसे आता था, कंधे पे रखा तो वो इस नज़र से सीधा देख लेते थे, जिसमें वो रिवर्स वो भी करे तो थोड़ा ऐसे होके हो जाए, क्योंकि डाइल्यूट हो जाए। बड़े हैवी जो बंदूक हैं उनका किक काफ़ी रहता है, वो बड़े वेपन्स आप चले। वो तो बंदूक आज भी होगी सर। कुछ हैं, कुछ तो चली गई। तो उसमें तो 500 बोर भी थे, 475 .475 जिसको बोलते हैं। जिम कार्बेट के पास जो बंदूक है रही और आपके यहाँ रही ग्रैंडफादर की, क्या इक्वालिटी थी उसमें? अलग अलग रहा होगा। देखिए उस समय के राजा महाराजा तो इन लोग टॉप क्वालिटी वेपन्स की तरफ जाते होंगे। अगर आपको शौक है तो जो इंग्लैंड में बनाने वाले, बंदूक बनाने वाले कारीगर थे, उन लोगों के यहाँ से बनवा के मंगाते थे। जिम कॉर्बेट जी को भी सुविधा रही होगी, उनने भी बंदूक, अच्छी बंदूकें रख के ही शिकार किया होगा। लेकिन पुरानी रियासतों को वो परिस्थिति ऐसी थी कि वहाँ से मंगा के। एक बात आती है सर कि शिकार आपका भी लगता है कि एक फायर करो, निशाना लगना चाहिए। राजनीति वरना में चलाना नहीं, वरना ये भी चलाना नहीं। ट्रेनिंग ये है कि ऐसे नहीं चलाना। जी। तो राजनीति में भी आप कुछ तो चलाने वाले होंगे सर अभी। आपकी जो मुस्कुराहट है, लोकसभा चुनाव चल रहा है और आपने सर एक बड़ा संक्रमण काल देखा। यदि बात की जाए कांग्रेस का, आपने स्वर्णिम काल देखा, और आज जो कांग्रेस का समय है, दुर्भाग्य से कहिए कि कांग्रेस को क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मंच पे बैठना पड़ रहा है। उसको लेके आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? 52 के बाद करीब एक तरफा कांग्रेस का चल रहा था। आज़ादी के बाद की बात थी, 51-52 में पहले चुनाव बुलाए गए और दूसरी कोई देश में एक्सेप्टेबल लीडरशिप डेवलप नहीं हुई थी। कांग्रेस के नाम के बाहर कांग्रेस के लीडर जिन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में भाग लिया हो, और बड़े नेता कुछ थे जो फ्रीडम मूवमेंट में उन्होंने भाग लिया, वो कांग्रेस के बाहर भी रहे और उन्हें चुनाव भी लड़ा, लेकिन सफलता नहीं मिली। सुभाष चंद्र बोस जी ने भी चुनाव लड़ा, सफलता नहीं मिली। आज़ादी के पहले भी चुनाव लड़े थे, म्यूनिसिपल इत्यादि के मैंने सुना चुनाव लड़े थे। आज़ादी के पहले तो नहीं रहे, पर अम्बेडकर जी ने भी चुनाव लड़े, वैसी सफलता नहीं मिली होगा। और कई कई ऐसे लीडर्स हैं जो अगर कांग्रेस की मुख्य धारा के बाहर भी गए तो बहुत सफलता नहीं मिली। ऐसी परिस्थिति थी क्योंकि मोमेंटम आज़ादी का कांग्रेस के साथ था और उसी लीडरशिप ने आज़ादी दिलाई थी और देश के लिए काम भी करते हुए दिख रही थी। नेहरू जी के समय में जो भी काम हुए वो दिखा कि आज़ादी के बाद से देश आगे भी बढ़ रहा है, इत्यादि इत्यादि। समय के साथ जब मन में आता है कि मैं भी कुछ बनूं, मैं भी कुछ बनूं, मेरे को भी मिले, आकांक्षाएं, अभिलाषाएं जब जागृत होती हैं अनेकों लोगों में, तब फिर उनको चाहिए कि मेरे को भी चाहिए। तो कांग्रेस में आप हैं, आपका मेरे को चीफ मिनिस्टर बनना, आपको नहीं मौका मिला दूसरे का, तो मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मैं अपना अलग पार्टी बनाऊंगा। चीफ मिनिस्टर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने रीजनल पार्टीज कहा, तो ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए कि उनकी कुछ उपस्थिति भी हो फील्ड में, मैदान में कुछ स्वीकारोक्ति होगी, तब तो आप अलग से जाओगे तो आपको जीतने का मौका मिलेगा। तो ये जितने अप्रत्यक्ष, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं सर। यदि देखा जाए छत्तीसगढ़ में भाजपा को 2018 में बुरी तरीके से लोगों ने नकार दिया। 2003 में अजीत जोगी का शासन था। कुछ चीज़ें ऐसी हुई
कि जो यहाँ की जनता ने नकारा, क्योंकि छत्तीसगढ़ की एक जनता है वो तानाशाही कभी बर्दाश्त नहीं करती, चाहती है कि सीधे सरल तरीके से चलते रहें और बाकी चीज़ें अपने पटरी पे दौड़ती रहेंगी। 2003 में भी सरगुजा से अजीत जोगी को करारी शिकस्त मिली, क्योंकि उस समय एक चीज़ हो गया था कि जोगी वर्सेस बीजेपी हो गई थी पार्टी। 2023 में भूपेश बघेल वर्सेस बीजेपी, ये बात आ गई। तानाशाही यहाँ भी देखने को मिली। ये स्पष्ट है, इसमें कोई बड़ी बेबाकी से कहेंगे और अंदर से हो सकता है आप स्वीकारें भी इस चीज़ को। ये भी तो हो सकता था कि जो भूपेश बघेल को 2.5 साल बाद हटा देते, आपको बना देते, राजस्थान में सचिन पायलट थे उनको कर देते, तो हो सकता है कि आज कांग्रेस की दशा दिशा कुछ और होती। हो सकता है जी, संभावनाएं तो रहती हैं, क्योंकि अभी तो अपन ने देखा कि नहीं जीती कांग्रेस, तो कुछ और करते तो शायद ये बात आती है। और जो आपने कहा छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी ये सही है कि देखिए जोगी जी बहुत ही ब्रिलियंट माइंड, विजन था उनके बहुत पास। ही इंटेलिजेंट व्यक्ति, एक विजन भी था, गहरी पकड़, ज्ञान, प्रशासन में भी गहरी अनुभव और पकड़, कि कहीं ना कहीं वो सबको लेके नहीं चल पाए। जोगी जी के व्यक्तित्व, पर्सनल क्वालिटीज़ में अगर आप देखिएगा तो बहुत अच्छे शासक, सोच, विजन, जो आपने कहा दूरगामी उनकी सोच भी थी। मंदिर हसौद में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का जब उद्घाटन हुआ 2007-8 में, और उस समय किसी में एक चैनल में था, शूट करने का वो था, तो मैंने वहाँ पे देखा शिलालेख डॉक्टर अजीत प्रमोद कुमार जोगी। मैंने बताया तो बोले कि नहीं उनका करो, और उनका जब मैंने इंटरव्यू किया तो बोले कि दिस वाज माय विजन। तो ये उनका देखिए विजन था। और उसमें कोई दो बात नहीं, जोगी जी में व्यक्तिगत काबिलियत बहुत थी। कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में जो बात होती है कि कितनों को आप लेके चलते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चूक हुई। और नेचर भी एक अलग बात है। मान लीजिए कि वो अग्रेसिव दिखते थे कुछ मामलों में, भूपेश का भी आपने बताया, भूपेश भी कुछ मामलों में अग्रेसिव दिखते थे, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो दोनों चीज़ के आगे जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, आपका जो स्वभाव है, आपका स्वभाव है। आप सहवाग हैं तो आप द्रविड़ के जैसी बैटिंग नहीं करेंगे, आप तो स्ट्रोक्स लेंगे। तो सर आप सहवाग क्यों नहीं बनते हैं सर? मेरे को बनने की क्या ज़रूरत, मैं तो पहले ही कहा कि मेरा तो स्वभाव ही ये है कि जैसा हो वैसे ही रहना है, और कोई आवश्यकता नहीं। द्रविड़ को जगह नहीं मिली क्या टीम में? मिली, परफॉर्मेंस भी हुआ। शास्त्री को भी जगह मिली, परफॉर्मेंस हुआ। जगह तो आप आज भी जो आपकी है, आपको आज भी मीडिया में सुना जाता है। सबसे बड़ी बात है कि जो भूपेश बघेल जिस तरीके से ग्राफ ऊंचा उठा, उतने ही तरीके से आज वो नीचे चला गया। कई जगह मैदानी इलाकों में तो उनको बहुत ज़बरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और आज भी आपको लेके, भले आप चुनाव हार गए, वो बात एक अलग थी, आप उसको वेब कह लीजिए, या कुछ आपकी भी कमियां रही होंगी। यदि बहुत बड़ी बेबाकी से यदि मैं बात करूं तो मैं आपके होम टाउन का हूं। मैंने वोट दिया कि आप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, नहीं बने तो इस बार तो मैंने आपको वोट नहीं दिया, क्योंकि जब आप लड़ेंगे नहीं, आप भी तो राज परिवार के सर, गुस्सा नहीं आता है आपको? थोड़ा तो खून में उबाल आता होगा ना कि अब निपटा दिया जाए। अब भूपेश बघेल ऐसा कर रहे हैं, अब इनको भी हम थोड़ा सा, कि न्यूटन का तीसरा नियम आप भूल गए। जीवन में गुस्सा बहुत पहले पीछे छोड़ दिया। मैं यंग था, बच्चा था, बड़ा हुआ, स्कूल में रहा, कॉलेज में रहा, तो मैं भी युवा था, तो गुस्सा कैसे नहीं आएगा? आज भी गुस्सा आ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन में चलते हुए मैंने चलते चलते ये महसूस किया कि गुस्सा अगर परिणाम आपको सार्थक दे तो गुस्से का आप उपयोग करो। उपयोग करने की बात आ रही ना, अभी आपने कहा कि गुस्सा नहीं किए इसलिए नहीं बने, एक गुस्से का उपयोग करना। एंग्री यंग मैन, अमिताभ बच्चन। और आप बन जाते तो आपकी पिक्चर हिट भी तो हो सकती थी। भूपेश
की बात आपने कही, जी जोगी जी की बात आपने कही, जी रमन सिंह जी की बात आपने कही, जी और तीनों का आप कहेंगे कि दो अग्रेसिव थे, जोगी जी और भूपेश। रमन सिंह जी 100 में थे, 15 साल तक चला पाए। छत्तीसगढ़ के लोग वैसा पसंद हो सकता है वैसा पसंद करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर वो ये है कि साथ लेके चल पाए कि नहीं। अपने साथ के लोगों को, टीम को जितना ज़्यादा साथ लेके चल पाते तो वो उतना ज़्यादा चलते। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसी भी बात आ जाती है कि हम निकल जाएंगे, 5-10 को साथ नहीं भी लेंगे तो भी हम आराम से जीत के आ जाएंगे। इसमें मुझे लगता है कि चूक हुई। रमन सिंह जी बड़ा कॉशियसली चले, विधानसभा हारे, बहुत बहुत बड़ी बात लोकसभा है। जीते, जी लोकसभा जीत के मंत्री बन गए, केंद्र में मंत्री बन के पीसीसी प्रेसिडेंट बन गए। पीसीसी प्रेसिडेंट बनने के बाद जुदेव जी के वहाँ गड़बड़ हो गया, खुदा की कसम वाली बात जो एक बात है। सामने आ गई, वाकया सामने आ गया। ऐसा लगता था कि शायद दिलीप सिंह जूदेव काका मुख्यमंत्री बनेंगे। आगे बनेंगे, लेकिन अचानक रमन सिंह जी बने। तो उनके नाम पे पहले चुनाव में तो नहीं, कहीं आपने थे बोला पीसीसी नहीं, वो बीजेपी के प्रेसिडेंट बने। सॉरी, जी पीसीसी मैंने बोल दिया। हाँ, वो बीजेपी के प्रदेश जी, जी, अध्यक्ष जी, उनको बनाया गया। जी और 5 साल उनके पहले भी थे, फिर चौर वाले बाबा बन गए, फिर कुछ और चीज़ें आई। तीसरा टर्म आते आते एक फैटीक सा हो गया होगा, एक विकल्प दिखने लगा होगा। उनने सबको साथ लिया कि नहीं लिया, उस समय भी बात उठने लग गई थी आप बहुत बीजेपी में। आप सर क्या है कि अप्रत्यक्ष अब आप कुछ बुलवाना चाह रहे हैं, आप सब जान रहे हैं सर। नहीं, देखिए पॉलिटिक्स में आपने जो कहा कि जी। चर्चा मीडिया में थी, जी। अभी उस स्थिति में नहीं हो कि खुल के बोलूं कि भाई बंद नहीं, सही है कमरों सर। में बंद दरवाजे के पीछे क्या बात थी, लेकिन एक चर्चा थी। मुख्यमंत्री के रूप में मेरा नाम भी लगातार मीडिया लगातार में आ रहा था कि ऐसा तय हुआ था, नहीं हुआ, और लोगों में भी निराशा हुई। वो एक अलग चीज़ है। पर जब आप एक पार्टी में हो, जो आपने सवाल किया था रीजनल पार्टीज़ का, तो यही ऐसे मौके होते हैं जहां मेरा नाम मुख्यमंत्री के लिए चल रहा था। मीडिया की माने तो तय था, 2.5 साल का तय था, स्पेकुलेशन माने या मीडिया की रिपोर्ट माने, नहीं बना। तो अब मैं निकालूं तलवार और सर, कहूं कि भाई मेरे को नहीं बनाया, मैं एक अलग पार्टी बना रहा हूं। कुछ जो आपके विरोधी हैं, हाँ, वो तो एक आध लोग वहाँ पे और भी थे जो सीएम कैंडिडेट में, वो तो बाहर निकले तो बताए कि आप तो ये भी तक बोले कि 2 साल मेरे को बना दो, 3 साल इनको दे दो। वो बंद कमरे की बातें समय आएगा तो फिर उसको कभी चर्चा करेंगे उस पर, अभी मर्यादा। लेकिन सर एक बात ये है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा निकली, आप भी थे और सचिन पायलट भी थे आपके गृहनगर अंबिकापुर में, जो आपकी सीट थी। आप लोग के साथ भी तो राहुल गांधी न्याय नहीं कर पाए, तो न्याय यात्रा का क्या मतलब सर? 2 दिग्गज नेताओं के साथ ही वो न्याय नहीं कर पाए राहुल गांधी। व्यक्तिगत न्याय और व्यक्तिगत आकांक्षाएं मेरे को लगता है कि अलग चीज़ है। राहुल जी किसी को कुछ बनाने के लिए यात्रा नहीं कर रहे, जहाँ तक मैं समझ पाया। उन्होंने तो वोट भी नहीं मांगा, कन्याकुमारी से कश्मीर श्रीनगर तक पहुँच गए और मणिपुर से मुंबई आ गए। एक जगह उन्होंने कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए की बात नहीं की, पहली चीज़। और जब परिवार चलाना है, एक समूह, एक संगठन चलाना है, तो उसमें सबको कहीं ना कहीं ये मान के चलना पड़ेगा कि करना है तो जॉइंट एफर्ट करना है और उसका लक्ष्य कुछ होना चाहिए। मैं अगर राजनीति में केवल मुख्यमंत्री बनने के लिए हूँ, तो जो मेरे को मुख्यमंत्री बोलेगा बनाऊंगा, मैं उनके पास चला जाऊंगा। मेरा टारगेट मुख्यमंत्री बनना नहीं है, मान लीजिए बनूंगा तो मेरे को कोई परहेज नहीं, मुझे खुशी होगी, मेरे को भी मौका मिला, मैं भी अपने सोच से काम करके देखूं कि कुछ कर पाता हूं कि नहीं। आदमी नहीं रहता है तो बहुत चीज़ सोचता है कि मैं रहता तो ऐसा करता, ऐसा करता। अब कर पाओगे कि नहीं, एक अनुभव लेने का मौका मिलता। लेकिन मेरी राजनीति केवल मुख्यमंत्री बनना है क्या? लेकिन बवाल तो शुरुआती बहुत हुआ। आपके सवाल कि जी राजा के रूप में जो बात आपने कही, जी तो राजा का जो हम लोग सीखे, किसी ने सिखाया नहीं, लेकिन जो आदमी सीखा, क्या सीखा कि आपकी जवाबदारी है। सरगुजा कि आप राजा तो नहीं हो, राजपाट तो कांग्रेस पार्टी ने लिया, आपने समझौता करके बाकायदा दिया कि हाँ ये ठीक है, ये चीज़ हमारे पास, वो चीज़ हमने बाकी पूरा राजपाट देश में लीन कर दिया।
तो आप कहिए कि राजा के लिए आप पहल करिए। नहीं किया आपने, आपने कहा कि नहीं ये ठीक है, और फिर उसी कांग्रेस पार्टी का साथ दिया जिस कांग्रेस पार्टी ने राज लिया, उसी कांग्रेस पार्टी का साथ दिया जिस पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व में रहे वल्लभ भाई पटेल जी ने ये सारे राजाओं के राज लेने की प्रक्रिया को पूरा किया। उनने तो राजाओं के राज लिए ना, फिर भी आदमी क्यों है कांग्रेस के साथ? सीलिंग आई, हम लोग की ज़मीन गई। व्यापार कर रहा था तेंदुपत्ता का, उसको अर्जुन सिंह जी आए, उन्होंने कहा कि ये कोऑपरेटिव में रहेगा। सीधे अब चीफ मिनिस्टर पे आ जाते हैं कि चर्चा चली कि चीफ मिनिस्टर बनने के चांस है, नहीं बनाया, तो पार्टी में फिर क्यों रहेगा आदमी? उस तो सोच आदमी की रहती है। पैदा संजोग से ऐसे हो गए कि राजाओं का घर, उसमें सीखने को ये मिला कि नहीं, दूसरों के लिए ध्यान देना है। आपका ये धर्म बनता है, आपका फर्ज बनता है, सिखाया गया। संयमित होके ही बोलना है, संयमित होके भी मर्यादा बोलना है, रखनी उसमें है। तो ये तो नहीं सिखाया गया। मेरे को लगता है कि कई लोग हैं जो तलवार वाले होंगे, हर वर्ग में रहते हैं, कोई ये राजा महाराजा। सर जैसा अभी आप बोले कि गुस्सा आ भी सकता है, हाँ, नहीं गुस्सा आता है, पर तो उसका पी क्यों जाते हैं सर? वो तो आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। वो मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ जी, और मुझे गुस्सा आ गया, मैंने बल्ला घुमा दिया, तो आउट ही ना होगा? क्रिकेट आदमी तो का एक सर अलग नहीं, बात है। आदमी का दिमाग भी तो एक है ना। आप एक रिजल्ट के लिए चल रहे हो, अपने स्वभाव के अनुरूप। जी, मैं अगर तेंदुलकर हूँ और सहवाग बनना चाहूँगा तो नहीं सफल हो सकता। सहवाग तेंदुलकर बन के खेलना चाहेगा तो सफल नहीं होगा, वो ट्रिपल सेंचुरी नहीं बना पाएगा, पक्का मानिए। और तेंदुलकर 50 के ऊपर का एवरेज नहीं बना पाएगा अगर वो सहवाग की तरह खेलेगा, उसका स्वभाव ही नहीं है वैसा। आपके स्वभाव के अनुरूप आपको काम करके जो आप काम करो उसको बेस्ट रिजल्ट आपको देना है। सर आपकी उम्र कितनी हो गई सर? मेरी 71 72 चल रहा है। मोदी जी से छोटे हैं। मोदी जी ने तो अपनी पार्टी के लिए कह रखा है कि 75 साल के बाद, मैंने अभी तो आपके पास 4 साल से मारा, मैंने मोदी जी की ही बात मानी। नहीं, मेरे को मौका मिलेगा तो क्यों नहीं जिम्मेदारी लेंगे। आपने बिल्कुल रायगढ़ में नरेंद्र मोदी जी की तारीफ की कि केंद्र सरकार हमें सहयोग देती है, तो क्या राहुल गांधी को नाराजगी हुई इस पे? दो चीज़, एक मोदी जी की तारीफ मैंने नहीं की जी, मोदी जी एक व्यक्ति हो गए। जी, मुझे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की तरफ से जी, चीफ मिनिस्टर भूपेश जी ने मेरे को कहा कि मैं नहीं जा पा रहा हूँ महाराज, आप चले जाइए, प्रोग्राम आप अच्छा, अटेंड भूपेश कर बघेल लीजिए। भी आपको महाराज करके ही बात करते हाँ, हैं? हम लोग, मैं उनको भूपेश भाई बोलता हूँ, वो महाराज बोलते हैं। अच्छा अच्छा, प्रेम के जैसे भी संबंध मानिए, हम लोग आप बातचीत ऐसे ही करते हैं। लेकिन अंदर अंदर वो जड़ काटते रहते थे आपकी, वो तो। और वहाँ जब रायगढ़ गए तो मैं अपने आप को महसूस कर रहा हूँ या मान रहा हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ शासन का प्रतिनिधि हूँ, जी, और हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मेहमान के रूप में आए। जी, जिस विभाग की कुछ योजना का वो पटाक्षेप कर रहे थे, वो स्वास्थ्य विभाग से भी जुड़ी हुई थी। मैं स्वास्थ्य विभाग आप स्वास्थ्य मंत्री थे। मंत्री के रूप में भी काम कर रहा था। डिप्टी सीएम हो ही चुके थे आप, डिप्टी सीएम भी बन चुके थे आप। शायद उस समय। उसी नाते आपको एक प्रोटोकॉल में वो भी भेजा गया। वहाँ जाने के बाद, हालांकि मेरे को तो ने भूपेश जी ने बोला था तो मैं उस नाते गया था। तो मैं एक मेहमान को, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जिनके साथ हम लोग बार बार कहते हैं केंद्र और राज्य शासन के संबंध अच्छे होने चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ हमारे हक का पैसा है कलेक्ट करती है, वो हमको देती है, वो कोई देने की बात नहीं है। कुछ और योजनाएं जो चलाती हैं वो पैसा देती है, अधिकार है वो तो राज्य का एक हम अधिकार। लोग करते हैं, अधिकार जी। अलग अलग बटे हुए हैं। जी, तो छत्तीसगढ़ और देश को चलाने के लिए अगर एक तरफ आप कहते हो कि केंद्र और राज्यों के संबंध मैत्रीपूर्ण होने चाहिए, तो वहाँ जाके अगर मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली से, मैंने मोदी जी का नाम भी नहीं लिया, दिल्ली सरकार से मैंने ऐसा महसूस नहीं किया कि विभाग के तरफ से जो बातें जा रही हैं तो हमारे साथ कोई सौतेला व्यवहार हमको मिलता रहा। मैं पंचायत विभाग के मंत्री के रूप में भी काम करने का मौका पाया था, और मुझे लगता था कि भेदभाव होगा ही, कांग्रेस भाजपा होगा ही, और पैसे हम लोग को नहीं मिलेंगे। पर एक उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री सड़क योजना में छत्तीसगढ़ को
ऑफिसर्स जाते हैं दिल्ली के केंद्र के ऑफिसर्स के साथ बैठते हैं, एक टारगेट बनता है कि 1 साल में आप कितनी सड़क कर पाओगे, पुराना परफॉर्मेंस देखा जाता है। तो हम लोग को जो टारगेट दिया था, हर साल हमने उस टारगेट को एक्सीड किया। मैं शायद 3-3.5 साल मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला, और हर साल केंद्र सरकार से बातचीत के बाद में, क्योंकि ये साझा काम है, ये दिल्ली का काम नहीं है, रायपुर का काम नहीं है, ये साझा काम है। देश के संसाधनों को किस तरह से उपयोग में लाना, उसके लिए जो संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान की व्यवस्था के तहत हम लोग दोनों काम करते हैं, केंद्र भी राज्य भी। आप उसका दूसरा पहलू भी अगर उस नाते समझिए कि अगर मैंने कहा कि केंद्र सरकार से हमको पैसा मिलता है, तो सिक्के का दूसरा पहलू है कि राज्य सरकार ने उसका उपयोग अच्छे से किया। कोई कह सकता था, मैं तो ये चीज कह रहा हूँ सर, मैं उसको अपनी सोच बता रहा हूँ, परिभाषित कर रहा हूँ। मान लीजिए किसी ने नहीं कहा, कोई वैसी बात नहीं, लेकिन ये कहा भी जा सकता है अच्छे संबंधों बतौर। मेरी पहल उसी नाते थी, उम्र में मानिए या कद में बहुत मेरे से ऊंचे कद पे बैठे व्यक्ति के उपस्थिति में राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। मैंने उस नाते उस आपने मैंने यही सोचा कि मोदी भाई वो तो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री केंद्र और राज्य। मैं टी.एस. सिंहदेव नरेंद्र मोदी नहीं है, छत्तीसगढ़ और भारत सरकार, छत्तीसगढ़ और भारत सरकार उस मंच पे बैठे हैं, व्यक्ति नहीं गिनती है। अगर वो भारत सरकार के प्रधानमंत्री नहीं है तो एक व्यक्ति, मैं अगर छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा हूँ, मंत्री उप मुख्यमंत्री, तो टी.एस. सिंहदेव, क्या महत्व है? आप ही की बात पे सर जैसे आ जाए, मैंने आपने तारीफ की और एक अच्छी बात है। मैंने ये कहा कि जैसा मैंने आपको बताया कि 3 साल प्रधानमंत्री सड़क योजना में केंद्र सरकार से हमको बोनस मिला। वैसे ही प्रावधान है कि अगर आप टारगेट करोगे तो आपको इतना बोनस मिलेगा, 1 साल 80 करोड़ रुपए, 1 साल 100 करोड़ रुपए, 1 साल थोड़ा और जो भी मिला, प्लस काम करने पे जितना मांगा कि और हम काम करना चाहते हैं वो भी मिला। तो मैं कैसे बोलूँगा कि नहीं मिल रहा? कोविड के समय में मीडिया के साथ बैठते थे, बार बार ये बात आती थी। कुछ जगह महाराष्ट्र में हम लोग बैठते थे तो महाराष्ट्र के मंत्री जी कांग्रेस पार्टी के ही थे। उस समय वो कहते थे हमारे साथ भाई भतीजावाद हो रहा है, सौतेला व्यवहार हो रहा है, हमको वैक्सीन नहीं मिल रही। छत्तीसगढ़ को मिल रही थी। तो मेरे से अगर मीडिया के साथी पूछेंगे कि आपका, मेरे लिए तो कांग्रेस की बात और भाजपा की बात नहीं थी और न रहती है, और ख़ास करके कोविड जैसे महामारी के संदर्भ में। तो मैंने हमेशा कहा कि नहीं, छत्तीसगढ़ में हमारे पास वैक्सीन की कमी नहीं, कोई सौतेला व्यवहार नहीं है, तो क्योंकि नहीं था। और महाराष्ट्र में अगर हो रहा था तो महाराष्ट्र के मंत्री जी अपनी तरफ से बोल रहे थे, राजस्थान में भी कांग्रेस के मंत्री थे, वो अपनी तरफ से बोल रहे थे। मैं तो फैक्ट बोल रहा था। माने महाराष्ट्र और राजस्थान में झूठ बोल रहे थे मंत्री, आप ये कहें? वो उनको दिक्कत है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। हम लोग तो छत्तीसगढ़ देख रहे थे। महाराष्ट्र में उस समय कांग्रेस की सरकार थी। उस समय लोग ये कह रहे थे कि कुछ राज्यों को उनकी आबादी से, जैसे गुजरात को, उनकी पॉपुलेशन से ज़्यादा जा रहा है। महाराष्ट्र कह रहा था कि हमारी इतनी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के अनुपात में हमको कम मिल रहा है। छत्तीसगढ़ को वो स्थिति नहीं थी। अभी आप सर जैसे कि एक चीज़ कहे कि कोई है तो सम्मान और अपने एक परंपरा का निर्वाह करते हैं। आपके परिवार में स्वर्गीय श्री रघुनाथ शरण सिंह देव, वो आपके क्या लगते थे? रघुनाथ तो पर बाबा हजूर लगे। पर बाबा रामानुज शरण सिंह देव उनके उनके फादर माने आपके जो पर बाबा हुए, उनके ऊपर माँ महामाया का एक वरदान था। वो किसी को भी देख के पहचान लेते थे और अच्छा तेजोमय चेहरा था। और आपने कहा कि 1 जनवरी 1948 को महामाया मंदिर में आपने महामाया पहाड़ में तिरंगा फहराया। महामाया मंदिर का जो यदि कहें तो एक बड़े ख्याति प्राप्त साहित्यकार हैं तपन बनर्जी जी, अंबिकापुर में आप जानते भी होंगे। उन्होंने कहा कि ये माँ महामाया का एक मुकुट है। ये अवधूत राम जी ने भी कहा कि बड़ी सिद्ध जगह है ये। और महामाया पहाड़ का जो क्षरण है सर, वो लगातार हो रहा है। तकलीफ होती है आपको? समय के साथ जंगलों का और पर्यावरण का जो विनाश हुआ है जी, ये मुझे लगता है कि
उस समय जो लोग थे वो कल्पना भी नहीं कर पाए और तत्कालिक लाभ के लिए जंगलों को इत्यादि को काटते चले गए और जंगल टूटते चले गए। आज़ादी के समय सरगुजा का भौगोलिक 66% क्षेत्र बनना चाहते था, आज 16% हो गया। तो निश्चित रूप से दुख लगेगा, निश्चित रूप से उस नाते दुख लगेगा। और महामाया जी के पहाड़ के बारे में आपने बोला, बचपन में हम लोग सुना करते थे कि वहाँ इतने मोटे गोलाई के साल के पेड़ हुआ करते थे, इतने बड़े कि हाथ करने का कोशिश करिए तो नहीं पकड़ाता था, और कहते थे कि कुल्हाड़ी मारिए तो पानी फेंकता था। साल में पानी सो के रखता है, आप उस क्षेत्र के हैं समझ सकते हैं। तो ऐसी बातें भी कहते थे, तो सब साफ हो गया। वहाँ तो अब सागौन के प्लांटेशन दिखते हैं। महामाया पहाड़ का जो एक कोना, लोग उसको एक विवाद करके कि कुछ मुसलमान बस गए हैं तो ये रोहिंग्या हैं और दूसरी बातें हो रही हैं, ये एक विवाद कुछ लोग पैदा करने की वहाँ अंबिकापुर में विवाद तो कोशिश कर देखिए, रहे एक हैं। तो राजनीति का एक विषय है कि चलिए ये हो गए वो हो और गए, बात को डाइवर्ट करने का, लेकिन उस पर कुछ कार्रवाई तो होनी चाहिए ना ऐसी सर? बातों से जो फोकस है वहाँ से हट जाता है, जो मेन चीज़ है वो फोकस में नहीं आता। नहीं सर, लेकिन ये मैंने उसको- जो एक छोटा सा टुकड़ा महामाया पहाड़ आपने कहा, तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसका आधा पैसा भी नहीं होगा। और जब ये विवाद आया तो मैंने पता भी किया, मैंने नक्शे भी निकाले, वो वन भूमि भी नहीं है पूरी, वो राजस्व भूमि है। आप गूगल करके देखिएगा, अंबिकापुर का नक्शा निकाल के देखिएगा, वो दिख जाएगा। एक कुछ हिस्सा है तो वो, और वहाँ कौन जाके पहले बसे थे। अभी जहाँ फॉरेस्ट वालों ने एक बाउंड्री बनाई है और ऊपर ऑक्सीजन पार्क बनाया है, उसके नीचे तक जो हाथी थे, सरगुजा में रियासत में जो हाथी थे, उनके जो माहौत हुआ करते थे, उनके परिवार बसे हुए हैं। ये बाकी लोग तो बहुत बाद में आए। वहाँ का जो नीचे का एरिया है, नहीं, वहाँ का जो नीचे का एरिया है सर, जो ऊपर भी जो पुराने लोग थे उन्होंने तो बाकायदा अपनी कच्ची वो बना के रखी थी झोपड़ी, लेकिन बाद के जो लोग आने शुरू किए उन्होंने वो किया। कब्जा बेचना करना, वहाँ पे जो एक प्रवृत्ति स्कूल होती है उसने पहाड़ का चरण किया। हाँ, वो उसको कहा जा सकता है। स्कूल जो है सर, ओरिएंटल पब्लिक स्कूल, मैं नाम भी बोल दे रहा हूँ, उसने तो शरण किया है सर। तकलीफ नहीं होती सर कि एक मुकुट है, कहीं ना कहीं तो एक दुष्प्रभाव राज परिवार पर भी पड़ता होगा ना इसका। उसमें महामाया मंदिर और पहाड़ का कोई लेना देना नहीं। नहीं चलिए पहली सर, लेकिन चीज़। प्रकृति है हाँ, जो सनातन है हमारा। उसमें आप दूसरी तरफ से देखिए, मैंने आपको जो बताया, आज़ादी के समय 66% वन था। जी अगर हम वन की बात कर रहे हैं, कोई इशू की बात नहीं कर रहे हैं, वन की कौन आके बसा, कहाँ के हैं, वो बिहार के हैं कि किस धर्म के उससे हैं, कोई वो किस जाति के हैं, एक टोटल एक हम जमीन। वन की अगर बात करें, और आबादी सरगुजा की थी मेरे ख्याल से 5-1 लाख की, 5-6 लाख। अब जो लोकसभा क्षेत्र है, 3 जिले जो बटे हैं, 5-6 लाख की आबादी थी। वही भूभाग में आज 30 लाख से ज़्यादा लोग, 6 गुना हो गया। 6 गुना हो गए। और ये बसे कहाँ, कौन कहाँ आके बसा, हम लोग तो एक छोटी जगह की बात कर रहे हैं। पूरा सरगुजा को आप देखिए, 66% जंगल में आज ग्राउंड कवर 16% नहीं। नहीं, पूरे और सरगुजा में जिस तरीके से प्रकृति का विनाश हुआ है वो इतना बहुत ही नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे देश में देखिए कि सरकारों ने, कांग्रेस की ही सरकार ने उस कानून को बनाया जो FRA कहते हैं, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट बनाया, जिसमें आदिवासी समाज के लोगों को और वनवासियों के लिए एक सेटलमेंट किया कि 13 दिसंबर 2005 के पहले जो जिस ज़मीन पे काबिज थे उनको उसका पट्टा मिलेगा। पूरे देश में मुझे याद है इमरजेंसी के पहले या उसके आसपास में लरंगसाई जी बीजेपी जनसंघ से विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, काफ़ी बड़े लीडर उस एरिया में माने गए। डैडी बताते थे कि पहले वो टीचर थे और कांग्रेस के टिकट के लिए आए थे, वो नहीं हो पाया। जो आपने कहा रीजनल पार्टीज़ कैसी बन गई, ये कैसे हो गया, नहीं आया, तो वो वहाँ चले गए और उनका कैरियर देखिए कैसे बन गया। आपको भी ध्यान होगा कि उस समय एक ये मूवमेंट, जहाँ हम पट्टा देंगे, हमको वोट दो, सरकार आएगी, हम जंगल का पट्टा देंगे।
तो इस सेटलमेंट की एक जो प्रक्रिया है ये बहुत बड़े पैमाने पे चली है, और उसका प्रमुख कारण ये रहा है कि आबादी इतनी विस्फोटक तरीके से बढ़ी कि वो जाएंगे कहाँ, वो आबादी जाएगी कहाँ, वो जंगलों में ही जाएगी। जिनके पास पहले खेत बने हुए हैं, अब 6 गुना आबादी हो गई सरगुजा में, नहीं वो फैलेंगे। वो कहाँ जाएगा? तो ये जो कटता गया कटता गया कटता गया, व्यापार भी उसका कुछ हिस्सा बना। कुछ हमारे आदिवासी वर्ग के ट्राइब्स भी हैं, आप जाते हैं उरांव समाज के आदिवासी वर्ग के जो हमारे साथी हैं, वो माहिर माने जाते हैं खेत बनाने में। और कोरवा आप जानते हैं सरगुजा के हैं, अति पिछड़ी जनजाति में कोरवा समाज के लोगों को माना गया है। यादव समाज आप जानते हैं। तो वहाँ के इतिहास में क्या चीज़ देखने को मिली, सुनने को मिली कि जो यादव समाज के लोग हैं, भैंस है, गाय है, चराने के लिए बथान कहते थे कि वो ले जाते थे जंगल में घेर के और वहाँ पर रखते थे चराने के लिए, जिस समय ले जाना है। तो वहाँ वो गए और उनने मवेशियों के लिए जगह बनाई। क्या हुआ, एक कच्ची एकदम बहुत ही टेम्परेरी झोपड़ी टाइप, जिसके नीचे वो बारिश पानी में सो सकें, वो सब बनाया होगा। और खूब गोबर खाद, मवेशी हैं तो जमा हो रहा है, जमा हो रहा है। तो झूम कल्टीवेशन का भी आपने सुना होगा सरगुजा में, कि ब्योरा काट के और डाल देते थे, खूब रहर हो जाता था, कुछ हो जाता था जंगलों में। तो एक समाज ये काम करता था। एक समाज गया, मवेशी लेके गया, उन्होंने जगह बनाई, उनको ज़मीन से मतलब नहीं था, केवल मवेशियों को घेर के लकड़ी काटा, वो एक कंपाउंड टाइप बनाया लकड़ी का कच्चा, उसमें मवेशी रखे, फिर चराए, फिर रात को आ गए, फिर चराए, फिर रात को आ गए। दूध हो रहा है। अब वो आए, उन्होंने काटा और उन्होंने बुना। दूसरा समाज आया, उनका गोबर काम में आ गया होगा मान लीजिए। अब वहाँ एक समाज आया, उसके पीछे फिर दूसरा समाज आया, मान लीजिए उरांव समाज आया, कि वो काटिए और खेत बनाइए। माहिर हैं खेत बनाने में, एक्सपर्ट हैं। आप तो वहीं के हैं, आप जानते होंगे। ये जो प्रक्रिया हुई और फिर वो आगे बढ़ गए। ये जो झूम कल्टीवेशन था, जिसको वर्जिन लैंड कह सकते हैं, कि भूमि जिस पे खेती नहीं हुई है, तो पोषक तत्वों में भी, खाद में भी वो परिपूर्ण है। डालिएगा नया बीज तो अच्छा फसल, खूब अच्छा फसल होता है। दूसरे तीसरे साल कम होने लगता है, फिर दूसरे जगह गए, उसको काटा वहाँ। ये सारी प्रक्रियाएं साथ साथ चलती रही, आबादी बढ़ता रहा, ये प्रक्रिया चलती रही। तो खैर तो एक बृहद और ये विषय जो है। जंगल, लेकिन कुछ तो आप प्लान बनाए होंगे ना, कि नहीं मैंने वहाँ का जन समुदाय भी चाहता है कि कम से कम वो जो पहाड़ है, किसी की धार्मिक भावना भी जुड़ी है और लोगों की भी जुड़ी है, और तो उसमें कुछ हो। इसमें स्कूल ने जो अतिक्रमण किया है, आपको अगर ध्यान होगा जी, तो मदर जब थी तो उन्होंने इसको आरक्षित करवाया था। और वहाँ पर उनकी मंशा थी कि जैसा आपने कहा, एक तरह से मुकुट है, जी, शहर है, उसके बैकड्रॉप में पहाड़ी है, घनघोर जंगल था जी, वो तो नष्ट हो गया। नष्ट हो गया। अब जो बचा खुचा है, इसका क्या करना? तो एक प्लांटेशन का सिलसिला चला, तो हमने चुना भी तो सागौन पेड़ चुना। चलिए, जो भी हुआ, कहीं है कहीं नहीं है। खास महामाया जी मंदिर के ऊपर, जो आप ओरिएंटल पब्लिक स्कूल कह रहे हैं, और उसके ऊपर की जो पहाड़ियाँ हैं, उसके लिए प्लांटेशन का उनका ड्राइव था। हाथी जो पकड़ाए थे, मम्मी ही थे उस समय, उनने प्रस्ताव भी किया था, तो बाहर से बुलाए गए थे हाथी पकड़ने वाले। और वो जो द लास्ट माइग्रेशन ग्रीन ऑस्कर जिसको मिला था, माइक पांडे को मिला था, तो मम्मी उस समय थे, मंत्री भी थे, पहल भी किया था, हाथी मंगवाए थे, पकड़वाए थे। तो ये सारी प्रक्रिया उस समय चल रही थी कि इसको रिजर्व करना है और इसमें प्लांटेशन अपने को करना है। तो वो तो चल ही रहा था, और अंत में जिस स्वरूप में हुआ, हमने देखा कि ऑक्सीजन पार्क बना। अब जो लोग दूसरी बात उठा रहे हैं, वो उन लोगों ने अब नया कब्जा बनाने का तरीका निकाला है कि वहाँ गणेश जी को बैठा दिया, कि यहाँ गणेश जी थे। सब आप कह रहे हैं कि आप तो सरगुजा राज परिवार के हो, मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि वहाँ गणेश जी की पूजा होती थी। नहीं, चलिए वो तो एक, वहाँ जो महूत रहते थे, महूत लोगों ने, और आप जाके देखेंगे तो वो एक पथरीली है वो पहाड़ी,
सर मैं तो ये जो कह टीला रहा हूँ है। कि मैं तो देखा हुआ हूँ वहाँ। हाँ, और लेकिन वहाँ आप पर पूजा वो करते थे। आप अपनी मम्मी की जो इच्छा थी उसको तो कम से कम सर अब आप आगे बढ़ा के वो कुछ तो हो गया। करवाइए। वो तो ऑक्सीजन पार्क तो बन ही गया। नहीं सर, तो और भी तो कुछ आगे हो जाए। और मैं जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है उससे बहुत ज़्यादा सहमति नहीं रखता था, ना रखता हूँ, उस नाते कि अब तो आपने कर दिया, वो एक्ट हो गया, आपने कहा कि आदिवासी समाज के लिए उनको अधिकार देने की बात है, लेकिन इसके साथ कहीं ना कहीं ये आखिरी लाइन होनी चाहिए। हाँ, कि पट्टा देते के भी नियम हो एक। नहीं, पट्टा देने का नियम नहीं कि अब इसके ज़्यादा नहीं देंगे। जी, अगर तो ऐसे तो पूरा ये विनाश हो जाएगा। नेतागिरी में कि हम पट्टा दे देंगे, हमको वोट दे दो, तो आपको वोट दे दिया, फिर दूसरा आएगा हम तुमको पट्टा दे देंगे, हमको वोट दे दो, ये जो नकारात्मक राजनीति चली इस सिलसिले में, उसने जंगलों को भी बड़े पैमाने पे नष्ट किया। फिर कब्जा करो, पट्टा मिल जाएगा। आज आपको बोलेंगे हमने कब्जा कर लिया, हमको आपको वोट देंगे, हमको पट्टा दे देना, आपने कहा चलो पट्टा आपका। कल फिर मेरी टर्न आई, मैं कहा वो इतना काटा, आलोक ने इतना दिया, उतना काटो, मैं पट्टा दूंगा। जी, तो एक कंपनी अब एक अलग वो हो अब जाएगी। ये दी एंड होना चाहिए कि अगर आपको वन क्षेत्र सुरक्षित रखने हैं तो ये दी एंड कि इसके आगे नहीं। सर तो आप तो जननेता हैं, तो आप ही एक पहल कीजिए ना इस पे। मैं तो अपने तरफ से पहल कर पाए हो, कितना कर पाए हो आप खुद ही मेरे से ही प्रश्न करके पूछ रहे हैं कि असरदार नहीं हुई मेरी पहल। ऐसे जगह पे ही आदमी नहीं है कि ऐसी पहल कर सके। बातचीत में तो आदमी पहल करते ही है, जैसे आपसे चर्चा हो रही है, तो मेरा एक उद्देश्य ये कहकर नहीं, कहीं ना कहीं तो विचार मूर्त रूप कभी भी तो ये आपके माध्यम से जाएगा ना, कोई तो सुनेगा। नहीं सर, आप तो अपने आप में तो- खुद सशक्त माध्यम है, आपके कई फॉलोअर हैं। हाँ, फॉलोअर है। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन से काम कराना एक अलग बात होती है, विचार सर रखना एक अलग एडमिनिस्ट्रेशन की होती बात है। आई, एक बात जो बड़ी चुभती है, कांग्रेस सरकार में जब भूपेश बघेल की सरकार थी, सबसे अधिक जो महामाया पहाड़ का जो क्षरण हुआ, ऐसा नहीं है कि वो पहले नहीं हुआ, रमन सरकार में भी हुआ, बड़ी बेबाकी से कह रहा हूँ, शुरू हो चुका था। लेकिन 2017 के बाद 19-20 के बाद से उस जो एरिया, जो लुचकी घाट का जो एरिया है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, उससे लगे एरिया में, और वहाँ पे एक कलेक्टर थे, तो उनको इस बात का बार बार व्यक्तिगत रूप से भी मैंने उनको निवेदन किया। नाम था उनका संजीव कुमार झा। उन्होंने एक चीज़ जो सबसे बुरी की, नवरात्र का समय, कोरोना काल, धार्मिक आस्था होती है, महामाया मंदिर जो आपकी कुलदेवी है, वहाँ जाके जिस तरीके से एक तानाशाही और गंदी राजनीति का प्रयास, कुत्सित प्रयास किया, वो आचरण एक आईएएस ऑफिसर को शोभा नहीं देता है सर। वो बाकायदा वहाँ गए, मान लीजिए कि 20 लोग थे, गलत थे, उनको एक वार्निंग देते, लेकिन जिस अभद्र भाषा में उन्होंने बात की, जैसा लोग बताया, वहाँ पे जुर्माना लगाया, 25,000 रुपये जुर्माना। और उसके कुछ दिन बाद मैं खुद उस मंदिर के बाहर में था, बाकायदा संजू झा मास्क लगा के मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। मैंने खुद का प्रोटोकॉल एक कलेक्टर का वो तोड़ रहे हैं कलेक्टर बन के। मैंने उनकी फ़ोटो भी खींची और उससे बाकायदा सोशल मीडिया में भी पोस्ट किया। उस दिन तो क्या था कि मान लीजिए सर, ये छोटी छोटी बातें होती है, धार्मिक बातें होती हैं, आस्था कब उन्माद में बदल जाए। तो आपने तो एक डीएम होके वहाँ पे महंत के साथ, पुजारी के साथ बुरा आचरण किया और 25,000 जुर्माना लगाया, जबकि वहाँ पे एक एसपी थे सुनील कुमार शर्मा, उसमें एडिशनल एसपी थे, वो अभी जो चुनाव के समय एसपी बन के आए, अच्छा काम किए वो, उन्होंने वो जुर्माना भरा। मुझे बाद में पता चला कि वो अपना एटीएम कार्ड दिए, उनके अंदर ये चीज़ उन्हें नागवार गुजरी कि इस प्रकार से प्रशासन जो कर रहा है कहीं अच्छा नहीं कर रहा है, धार्मिक मान्यता की चीज़ है, एक समझाइश दे के भी इन्हें वो कंट्रोल किया जा सकता था। तो 25,000 रुपये उन्होंने वहाँ पे जाके दूसरे दिन जमा कराया कि ये मेरी तरफ से है, कल जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। तो क्या इस प्रकार का आचरण शोभा देता है किसी नौकरशाह को? नहीं, उनने तो एकदम गलत किया, दुर्भावना से किया था, उसमें कोई दो बात आप नहीं चूंकि है। भूपेश बघेल मेरे के को नीचा दिखाने की कोशिश, भूपेश को खुश करने की कोशिश, जी, मुझे लगता है कि इस आचरण में, और ऐसे और भी चीज़ उन्होंने कहे। उन्होंने तो मीडिया में बोला था कि
टी.एस. सिंहदेव के खिलाफ कुछ शिकायत हुई है, मैं जांच करूंगा और कार्रवाई करूंगा। मैं मंत्री, प्रोटोकॉल में वो एक सिर्फ कलेक्टर जी और कैबिनेट के मंत्री के संदर्भ में मीडिया को बोल रहे हैं कि मैं इनके ऊपर कार्रवाई करूंगा। तो कुछ विशेष उद्देश्य उनके मन में थे। खैर वो जो है सो हो गया। मैंने सुना कि वो बड़े खुश भी हुए, कहीं कह रहे थे कि देखो टी.एस. सिंहदेव को मैंने हरवा दिया। हाँ, ये चुनाव के बाद बात सुनने को आई, मैंने सुना था। तो वो उनका व्यक्तिगत आचरण है। और ये बात आई थी, पंडित जी लोग आए थे उस समय जब जुर्माने की बात आई थी। मैंने कहा नहीं, अब उन्होंने बोला है आप इसको जमा करवा दीजिए। जो आप कह रहे हैं मुझको उसकी जानकारी नहीं। एसपी सुनील शर्मा उन्होंने व्यक्तिगत रूप से वो मेरे पास 25,000 रुपए दिया। इनडायरेक्टली ये खबर आई थी जी कलेक्टर साहब के लोगों ने कहा उनके माध्यम से ही है कि नहीं वो हम अलग से दे देते हैं। मैंने कहा कोई सवाल प्रश्न ही नहीं उठता है, आपने लगाया जुर्माना वो पटेगा। नहीं, वो जो कि एसपी थे, मैच्योर रहे होंगे। मैं पंडित जी से पूछ लूँगा कि क्या और कोई बात हुई क्या। मैंने तो बोला था कि वो 25,000 पटाना। जी, भले ही आप चुनाव हार गए, लोकप्रियता आपकी कम नहीं हुई। भूपेश बघेल जीत गए, लोकप्रियता कम हो गई, जगह जगह विरोध का सामना करना पड़ रहा है। एक बात स्पष्ट देखने को मिली कि छत्तीसगढ़ में जैसे अजीत जोगी के समय में कुछ IAS IPS निरंकुश हुए, रमन सिंह के सरकार में 12 साल 12.5 साल तो बड़े अच्छे चले। अंतिम के जो 2-2.5 वर्ष हैं, एक वरिष्ठ IPS ने, बड़े ईमानदार हैं, नाम नहीं उनका उजागर करूंगा मैं, और एक और अधिकारी थे, उन्होंने एक बात कही कि यहाँ पे जब कोई नौकरशाह निरंकुश हो जाता है तो जो सत्ता की जो बैठी जो सरकार है उसके लिए खतरा खुद ब खुद पैदा हो जाता है, और भूपेश सरकार में भी ये देखने को मिला। सहमत हैं आप इससे? उस हद तक कि नौकरशाह निरंकुश नहीं हो सकता। जो व्यवस्था है वो ऐसी है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं, मान लीजिए मुख्यमंत्री हुए, अन्य मंत्री, उनका पावर नेचुरली स्वाभाविक है कि कम रहता है। उनके नियंत्रण के बाहर कोई अधिकारी कुछ भी ऐसा कर ले, मनमानी कर ले, मैं नहीं समझता कि संभव है। तो जवाबदारी मैं तो अधिकारी की कम मानता हूँ। नहीं, लेकिन नेता तो उन्होंने निरंकुश होने का वो कर रहे होंगे ना, तब तो निरंकुश हुए। वो जो भी बात हो, उनने कहा करने को, या अगर ऐसा कोई अनियंत्रित चल रहे थे तो उनको नियंत्रित नहीं किया, दो एक अलग बात हो सकती है। ये पतन का कारण लेकिन पतन सहमत है का कारण तो नहीं, पर कारणों में एक कारण हो सकता है। कोई एक अधिकारी के चलते तो सरकार नहीं गिर सकती। कुछ लोग जो, लेकिन जो मैसेज नीचे तक अगर जाता है, अगर नीचे का अमला भी निरंकुश हो जाता है, पटवारी भी मनमानी कर रहा है, फॉरेस्ट गार्ड भी मनमानी कर रहा है, थाने वाले भी मनमानी कर रहे हैं, तो फिर उसका असर आम मानस पे स्वाभाविक है कि नेगेटिव पड़ेगा। और फिर पार्टी के ऊपर एक व्यक्ति, कोई अधिकारी पार्टी को बना दे या बिगाड़ दे, पॉसिबल। एक बात जो सर बड़ी महत्वपूर्ण रही, छत्तीसगढ़ में CM, डिप्टी CM और डिप्टी CM वाली बात नहीं थी सर। वहाँ पे CM में आपका नाम था, सब जानते हैं, आपको उसमें प्राथमिकता देनी चाहिए थी। उम्र और अनुभव में बड़े थे, घोषणा पत्र आप लाए थे, चलिए ठीक है, या 2.5 साल आप उनको ही बना दिए तो आपको ही मौका देना चाहिए था। एक आम जन का एक वो था, हमारी भी धारणा थी, चूँकि हम आपके क्षेत्र के खुशी होती, मौका मिलता तो मौका मिलता, आपको भी देखिए खुशी होती। लेकिन जो CM, खुशी उस नाते कि काम करने का मौका मिलता। जी, लेकिन सर मैं एक चीज़ कहूँगा कि वहाँ भूपेश बघेल ही CM थे, ये नहीं कहूँगा, वहाँ तो 3 CM और थे। सौम्या चौरसिया CM बन के बैठी थी, अनवर ढेबर, एजाज ढेबर CM बन के बैठे हुए थे, सूर्यकांत तिवारी एक जगह का CM बन के बैठे हुए थे। कोयले के लिए एक अलग CM है, शराब के लिए एक अलग CM है, रेत के लिए एक अलग CM है। तो उस स्टेट का CM बन के क्या करते सर? आप चला लेते, आप भी लेवी वसूलते। अब वो क्या हो रहा था वो तो मैं नहीं जानता सर, आप सब जान रहे हैं सर। मैं नहीं समझता कि मैं CM होता तो ऐसा कुछ चलता। और देखिए, व्यवस्थाओं में ये बात जुड़ जाती है कि मान लीजिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो हम लोग किस किस के नाम सुनते हैं? अमित शाह जी के नाम सुनते हैं, डोवाल के नाम सुनते हैं, कुछ और ऐसे नाम सुनते हैं। सीधे हम छत्तीसगढ़ में आ जाते हैं, रमन सिंह जी के समय, वहाँ कुछ लोगों के नाम सुनते थे।
वहाँ भी कुछ नाम सुनने में आते थे। तो ये अभी जो आपने नाम बताए, ये नाम सुनने में आते थे। ये लोग महत्वपूर्ण नहीं हैं। जिनकी जवाबदारी है उनको देखना है कि ठीक से चले। ये तो भूपेश बघेल ने तो जवाबदारी नहीं निभाई ना सर। वो नहीं भांप पाए होंगे, भरोसे में रहे होंगे, विश्वास में रहे होंगे कि तो अगर भूपेश का भरोसा तो फेल हो उनसे- गया, मोदी की गारंटी चल गई। उनसे अगर ये जुड़े हुए लोग थे जी। तो उनने ये कभी सोचा नहीं होगा कि इन लोग ऐसी हरकतें कर रहे होंगे। मुझे तो ऐसा लगता है। अंततः देखिए, जवाबदारी उस व्यक्ति की आएगी, आएगी, आ रही है लोगों के सामने। चाहे जो XYZ कोई भी रहे। राज्य के सबसे रमन अमीर- सिंह जी थे, उनके समय आएगा। नहीं, लेकिन जोगी उनकी जी एक थे, मर्यादा उनके थी, समय सर। आएगा। दिग्विजय सिंह जी थे, उनके समय आएगा। रमन सिंह की यदि बात करें, आपके भी अच्छे व्यक्तिगत संबंध रहे। रमन सिंह जी ने कभी भी किसी प्रकार की, माने सामूहिक रूप से कभी अभद्र टिप्पणी नहीं की। एक मर्यादा थी उनके अंदर। जबकि स्पष्ट कहूँ तो भूपेश बघेल ने कई जगह मर्यादा का उल्लंघन किया है और वो जनता की नज़र में आए। तीसरी सबसे बड़ी बात कि मान रहे हैं सर आप, मर्यादा एक होनी चाहिए। भूपेश के संदर्भ में या किसी के संदर्भ में मैं नहीं कहना चाहूँगा, नहीं, लेकिन होनी चाहिए। और देखिए, अभी आपने कहा रमन सिंह जी से अच्छे संबंध थे, सामाजिक आपके संबंध थे? अच्छे थे। मेरे चुनाव में जी, वो ऑटो में 2 रात रुक के अंबिकापुर में, वो भी आप जानते होंगे, जान रहा हूँ। 3 दिन उन्होंने प्रचार किया। नगर निगम का चुनाव था तो 7 या 10 मीटिंगें उनने ली नगर निगम के चुनाव में। तो राजनीतिक जो बात रहती है वो अलग रहती है, सामाजिक संबंध या व्यक्तिगत आचरण जो है वो अपने जगह रहता है। सर, ज्योतिरादित्य सिंधिया राज परिवार के हैं, वो तो बोलते हैं कि आ जाइए, वेलकम। ऐसा सब सर, राजनीति यहाँ भी है, तो- एक दूसरे को पहचानते ही। सर, यहाँ भी तो सीएम बनने का चांस मिल सकता है सर, तो क्यों छोड़ना सर? मेरे लिए तो कोई ऐसी भाजपा बात से नहीं है। महाराज ने ऐसा कुछ कहा हो, ऐसा नहीं, लेकिन ऑफर तो होगा ना सर आपको? कोई ना कोई बात, जैसे आप 2.5 साल में बन रहे थे, चीफ मिनिस्टर बन सकते थे, ऐसी बात थी, ऐसी बातें होती है। वैसे ही ये बातें मानिए कि किसी ने कहा हो कि आ जाओ, हम भी एक देख लेंगे। अब वो नहीं, शीर्षस्थ लोगों ने तो नहीं कहा होगा। मेरी तो उन लोग से कभी मुलाकात ऐसी हुई नहीं। नहीं होगी भी तो आप थोड़ी बताएंगे सर, वो बंद कमरे नहीं, की बात तो नहीं, वैसे मैं भी आप बता सामने देता। नहीं बताते। नहीं, वो नहीं बताता क्या बात हुई, लेकिन मुलाकात होती तो बता देता। नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया से तो मुलाकात हुई, हाँ, पावरफुल। उनसे ये एयरपोर्ट के लिए मैं कई बार गया, और अंत में उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, अब आप ये मेरी जवाबदारी, ये होगा, आपका अब आप सम्मान मत है। बोलना। आप कांग्रेस के हैं, सम्मान करते हैं। मंत्री, मैं तो और मंत्रियों के यहाँ भी गया हूँ। बीजेपी के अगर मंत्री हैं, मान लीजिए पंचायत विभाग में थे तो पंचायत विभाग के मंत्री थे तो उनके पास भी गए। स्वास्थ्य विभाग था तो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री जी थे तो सर, उनके वो पास भी गए। सिंधिया जी की बात मान क्यों नहीं लेते हैं सर आप? मेरी अपनी सोच और जो व्यक्तिगत अपना जुड़ाव है वो जी। अपनी जगह है। मैं कांग्रेस पार्टी में वही बताने की कोशिश कर रहा था कि जिस कांग्रेस पार्टी ने हम लोग का सब लिया ही, राज लिया, जमीन ली, जायदाद लिया, बिजनेस लिया, बहुत कुछ लिया, चीफ मिनिस्टर बनने का मौका नहीं मिला। अगर ऐसी कोई बात है, फिर भी कांग्रेस पार्टी में क्यों है? फिर भी क्यों? क्योंकि मैं अपने लिए बोल सकता हूँ, घर परिवार की बात भी नहीं मैं कर रहा। मेरे लिए कुछ बनना लक्ष्य नहीं है। मैं तो राजनीति में कभी आना ही नहीं चाहता था। मुझे क्योंकि राजनीति उस समय भी पसंद नहीं थी और आज भी जिसे राजनीति कहते हैं मुझे पसंद नहीं है। राजनीति में आया, काम करने का मौका मिला, उसका बहुत संतोष है कि कुछ कर पाए। नाली बना दिया, सड़क बन गया, उसमें भागीदार बन गए, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। सिद्धार्थनाथ सिंह एक नाम है, लाल बहादुर शास्त्री के नाती। उनसे जब बात हुई तो बोले बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, ज्ञानी व्यक्ति हैं, कहाँ वो कांग्रेस में है? नहीं, उसमें अपनी भी तो एक सोच है ना। नहीं, आप बोले ना कि देखिए ऊपर से नहीं आया, वो तो बोल रहे थे। मैंने फिर बोला कि मैं अपने कुछ बनने के लिए राजनीति में नहीं आया। जी, कांग्रेस पार्टी में भी रहते हुए 83-84 में नगर पालिका के अध्यक्ष बनने की स्थिति आई, वो भी अलग परिस्थिति थी। 93 में जब दोबारा चुनाव हुआ तो उसमें तो कांग्रेस पार्टी का सिंबल ही नहीं मिला, उसका अपहरण हो गया था। वो भी आप मल्लू बालकृष्ण पाठक जी और ये हम लोग का उस समय बनता नहीं था, जो हुआ वो सब हो गया। बात वो पद लेने के लिए, राजनीति में रहने के लिए मैं नहीं हूँ। मैं राजनीति में केवल इसलिए हूँ कि कुछ जो मेरे निजी विचार हैं
उस विचारों से जुड़ी हुई कांग्रेस पार्टी के माध्यम से मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो मेरे लिए पद इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब गोल नहीं है। मेरे लिए कुछ करना गोल है लोगों के लिए, इन विचारों के तहत, इन विचारों की सीमा के तहत। अंतिम सवाल सर, ईडी का जो धमाका है उससे पूरा देश दहला हुआ है, और आप तो लगातार दिल्ली, मुंबई, हालांकि अभी जो आप जिस स्थिति में मुंबई हैं और आपकी परिजन जो हैं वो कैंसर से जूझ रही हैं, उसके बाद भी आपने एक समय निकाला इतनी देर का साक्षात्कार देने के लिए, तो सबसे पहले तो हमारी टीम आपको हार्दिक आभार आप लोगों देती है ने और धन्यवाद मौका दिया कुछ बातें, और उनके लिए हम शेयर शुभकामना करने के करते लिए। हैं। लेकिन ईडी दिल्ली में भी ऑफिस, मुंबई में भी ऑफिस, मुंबई में तो आपका पहले से आना जाना है। कई लोग तो अब इतना डर गए हैं सर कि वो आपके विरुद्ध बयानबाजी अब नहीं कर रहे हैं, जैसे अमरजीत भगत, बृहस्पति सिंह बड़े अमर्यादित होकर आपके विरुद्ध बोले। आपने ताकीद भी किया कि एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। तो लक्ष्मण रेखा सर, आप बोलते हैं ना कि गुस्सा तो आता है, तो राज परिवार के हैं सर, तो आप डायरेक्ट तलवार तो चलाएंगे नहीं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इधर से भेज के थोड़ा भैया टाइट कर दो करके? कुछ तो संबंध होंगे सर आपके ईडी। मैं ये सब काम करता ही नहीं। वही शायद मेरी कमी हो, या आज के युग में सफलता हासिल नहीं करने की कारणों में एक कारण सर, लेकिन ऐसा हो। सफलता तो हासिल हो गई ना सर, वो तो डर के अब तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं आपके विरोध में वो। नहीं, मेरा दूसरे और जो पार्टी विरोध किया सर, वो सब ईडी के रडार पे आ गए, जबकि ईडी सबसे अमीर प्रत्याशी आप हैं। ईडी चला रहा है जी यानी उनके काम को देखरेख करता है केंद्र जी। सरकार का वित्त विभाग, गृह विभाग, जी ये उनका संचालन करते हैं। जी और जो उनका शीर्षस्थ नेतृत्व है, प्रधानमंत्री जी हो गए, प्रधानमंत्री कार्यालय हो गया, ये उनका देखरेख करते हैं। क्या वो कर रहे हैं, क्यों वो कर रहे हैं, वो जानेंगे। मैं जिस दिन मेरे को ये करना होगा तो मैं ये करके वहाँ क्यों रहूँगा? मेरे को अगर दूसरे पक्ष के साथ इतनी नज़दीकियाँ हैं कि मैं उनके तंत्र का इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो मैं तो उन्हीं के साथ बैठ के कुछ ना कुछ बन जाता। जिज्ञासा तो होती है ना सर कि हाँ, सबसे रिच आप हैं, सबसे अमीर प्रत्याशी आप हैं, सबसे गंदा चीज नहीं, सबसे अमीर Declare- प्रत्याशी आप हैं, डिक्लेयर आपके पास सीढ़ी नहीं पहुंच रही है। वो क्योंकि उनको मालूम है कि इनके पास जो वेल्थ दिखी हुई है वो गिरता हुआ पैलेस है, खंडर होता हुआ पैलेस है। आरआई के रिकॉर्ड में वो इतने करोड़ रुपया का है, आज 150 करोड़ रुपया का है, तो मेरे नाम तो 150 करोड़ लिखा जाएगा। क्या आप जानते हैं कि वो पैलेस की क्या स्थिति है? वो अपनी जगह है, लेकिन ये मैं सही है जो है लेकिन ये उससे- सही है कि जो कार्रवाई हो रही है तो कुछ तो पाए होंगे, तब तो घुस रहे हैं सर। इसमें ईडी का जो मामला है वो दूसरा है। आज की जो राजनीति है वो आप कांग्रेस के समय का देखिए। कांग्रेस के शासनकाल में शायद सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी, जजमेंट नहीं दिया था, एक टिप्पणी की थी कि ये पिंजरे में कैद तोता, सीबीआई या किसी संस्था को लेकर सीबीआई के लिए बोला था उन्होंने ऐसी जी। टिप्पणी की थी। और उस समय जो हम लोगों ने उस हद तक होते हुए नहीं देखा, आज ईडी के माध्यम से विपक्षी दलों के साथ वो होते हुए देख रहे हैं। शुद्ध सीधे तरीके से ये जो संस्थाएं हैं इनका उपयोग, राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है, खुले तौर पे हो रहा है, कोई माने या ना माने। हर आदमी देख रहा है कि 95% केसेस अगर राजनीतिक दलों के हैं तो वो विपक्ष के हैं। सर, तो प्रमाण भी तो मिल रहे हैं सर, चैटिंग भी तो मिल रही है, पर कई प्रकार के सबूत भी तो आ रहे हैं। चोरी कौन नहीं कर रहा है, मेरे को आप ये बताओ। आप कर रहे हैं सर, कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ी कर रहा हूँ। तो आपके पास क्यों कहीं नहीं ना आई कहीं ना इसकी? कहीं मेरे पास भी जिसको कहते हैं 1-2 रुपया 2 नंबर का होगा, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो आपके पास क्यों नहीं आ रही तो सर ईडी? कौन है इस हिंदुस्तान में, अपवाद छोड़ दीजिए, जिसके पास कहीं ना कहीं कोई कमी ना निकले? कौन है? ऑपरेशन लोटस चलता है, हम आप जानते हैं क्या होता है उसमें। आज चुनाव हो रहे हैं, रोज़ लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि मेरे पास बाबा फ़ोन आया है कि इतना दे देंगे, इंडिपेंडेंट लड़ जाओ, कांग्रेस को हराना है, 8-10 लोगों को खड़ा करना है, तो भी खड़ा हो जाओ, इतनी गाड़ी दे देंगे। तो कहाँ से आ रहा है? हम लोग आंख बंद करके थोड़ा ना इस दुनिया में बैठे हुए हैं। व्यवहार करना अगर जानते हैं तो दुनिया में क्या हो रहा है इसको भी तो देख रहे हैं।
खुली आंख से हम लोग देख रहे हैं कौन कौन क्या क्या कर रहा है, कौन कौन, कोई नहीं बचा हुआ है। और अगर ईडी दूसरी जगह नहीं जा रही है तो वो पक्षपात कर रही है, ये तो गलत हो रहा है। कुछ तो अब ये भी कह रहे हैं सर कि धीरे धीरे अब 2024 में जो है कहीं ऐसा मत हो कि वो सर्वदलीय छापा पड़ना शुरू हो जाए ईडी का, ऐसी आशंका लोग जताते हैं कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसको अटैक होगा। इसमें दल का तो कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए, दल के सवाल का तो इसमें बात ही नहीं आनी चाहिए। जो गलत कर रहा है उस पर करो। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो बात सामने आ रही है, इससे दुख की बात और क्या हो सकती है कि जहां ये कहा जा रहा है कि हम गलत होने ही नहीं देंगे, वहीं पे 41 ऐसे लोगों के पास से 23-24 हजार करोड़ रुपए लेने की बात प्रमाणित तौर पे सामने आ रही कि जो लोग उसमें ईडी के कार्रवाई के दायरे में थे, आज उनके पिताजी संसद का चुनाव लड़ रहे हैं। ये तकलीफ देता है देश में। मैं ऐसी पार्टी में जाना चाहूँगा? नहीं जाना चाहूँगा। तो न्यायालय जाइए ना सर। मेरे साथ कुछ होगा तो जाऊँगा। नहीं तो पार्टी के साथ तो हो रहा है। जाएंगे कहाँ? पार्टी के साथ हो रहा, पार्टी क्यों? पार्टी तो न्यायालय तो जा ही रही है। एक छत्तीसगढ़ में राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर अभी तक कार्रवाई वैसी नहीं हुई है, बंद करने वाली। जी, जांच हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कई लोगों ने अभी भाजपा ज्वाइन किया, उसमें से मैंने पूछा कि अरे ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया? क्या मेरा गिट्टी का क्रशर है, मेरी वो ज़मीन मैंने खरीदी हुई है, वो मेरे वाइफ को नोटिस आ गया है, लड़के को नोटिस आ गया है कि जेल करेंगे। ये नहीं होना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस करे चाहे XYZ कोई भी करे, ये नहीं होना चाहिए। ये जितना ज़्यादा होगा उतना आप मानिए कि जिस देश को स्वतंत्र करके एक संवैधानिक प्रजातांत्रिक गणराज्य व्यवस्था के तहत पूर्वजों ने गठन करके चलाने की सोची थी, वो नहीं हो रहा। ये भौगोलिक देश तो बना हुआ है, नहीं सर, चलेगा। छत्तीसगढ़ से कोई नेता नहीं गया है, तो आप चाह रहे हैं सर बंद नहीं हुआ, एक दो लोग चले जाएं सर? भूपेश बघेल का जाने का चांस लग रहा है। अभी तक जितने भी मीडिया के चैनल्स ने मेरे से ये सवाल पूछा है, मैंने हमेशा ये कहा है कि अगर कुछ है तो आप कार्रवाई करिए ना। मेरे से कम 50 इंटरेक्शन चैनल में इस बाबत हो चुके हैं और लोगों ने यही पूछा। मैंने कहा कुछ है तो क्यों नहीं करते हैं? भूपेश बघेल की जाने की संभावना है सर अंदर? XYZ कोई भी हो जी, दिल्ली से लेके गांव तक कोई भी हो, आप करिए। जैसे आपने नाम लिया वो क्यों? टारगेटेड नहीं होना चाहिए, फिर तो व्यवस्था ध्वस्त हो गई। फिर तो मैं आ गया तो मैं आपके ऊपर करूंगा, आप आ जाओगे, आप उनके ऊपर करोगे, वो आ जाएंगे, वो उनके ऊपर करेंगे। वो व्यवस्था नहीं। वो मेरे लिए उस हालत के देश के लिए आज़ादी नहीं मिली है। राहुल गांधी में क्या भविष्य सर, देखते हैं भविष्य? विचारवान है। आपने पैसों की बात की, इतने दिन हो गए, एक दिन कभी किसी पैसे के संदर्भ में या फंड के संबंध में उनने बात नहीं की, न मैंने बात की। आइडियलिस्टिक व्यक्ति जो बेहतर करना चाहता है, जो स्थिति को सुधारना चाहता है पार्टी के अंदर भी और देश में भी, उस रूप में मैंने राहुल गांधी को पहचाना। मैं उतना नहीं जानता उनको, जो भी मैंने समय उनके साथ बिताया, और उसमें आपने कहा कि आपके पर बाबा रघुनाथ शरण सिंह जी वो देख के पहचान लेते थे, लोगों को भांप लेते थे। जी जी, तो उतना क्षमता नहीं रहता है सब में, लेकिन कुछ तो आदमी समझता है ना कि सामने वाले की भाई कैसे हैं, क्या हैं। नहीं सर, मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन इनके आपके तो प्लस पूर्वज माइनस रहे क्या हैं, तो है? आपके पास भी तो कुछ जानकारी होगी ना सर। वो तो राहुल गांधी जी का मैं जो बता रहा हूँ, उनकी कमजोरी कहिए तो उनकी कमजोरी ये है कि वो आदर्शवादी हैं, वो बेहतर करना चाहते हैं सर। आज के युग की बेहतर आपने कहा कि नहीं आप लड़ते क्यों नहीं? नहीं, राहुल गांधी रायपुर आए सर, आपके पोस्टर लगे, आपकी ख्याति धीरे धीरे फैल रही थी, लोग आपको सीएम के तौर पे देखना चाह रहे थे। भूपेश बघेल ने आपके पोस्टर को एजाज ढेबर के माध्यम से निकाला नगर निगम की गाड़ी में और हटा दिया। तो क्या राहुल गांधी का आदर्शवाद यहाँ पे उनको नहीं बोलता था कि आप इस मेरे को ने सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का मेंबर भी तो बनवाया। डांटे नहीं सर वो भूपेश बघेल को, डांटे नहीं वो उनको तो पता भी नहीं चला होगा।
सर मीडिया में चला, कैसे पता नहीं चला होगा? कहाँ रोज वो देख रहे होंगे। और क्या हुआ क्या नहीं हुआ है बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, उनके लेवल की बात नहीं है। हालांकि कुछ मामलों में मैं आपसे सहमत हूँ कि सीनियर मोस्ट लीडरशिप को इंटरवीन करना चाहिए। ये तो बहुत छोटी सी बात है, नहीं, ये तो उस लेवल नोटिस की तो बात करनी नहीं। चाहिए। नहीं सर, गंभीर गंभीर मामला है सर ये। नहीं, ये तो दो छोटी बात कद्दावर है। नेताओं के बीच लेकिन यहाँ पे एक को एक डोमिनेट करने की बात हो रही है, वो भी कब, जब केंद्र का जो केंद्रीय संगठन जो आपका है कांग्रेस का, वो कुछ और डिसाइड कर रहा है। मुद्दा पोस्टर हटाने का नहीं है जी, मुद्दा, अगर तालमेल का अभाव है तो उसको दूर करने का। टॉप मोस्ट लीडरशिप का जो काम मैं सोचूंगा या चाहूँगा, वो ये नहीं है कि किसी ने पोस्टर निकाल दिया तो टॉप मोस्ट लीडरशिप उसमें इंटरवीन करे, लेकिन वो जिस बात की ओर इंगित कर रही है, वो स्थिति कि सब ठीक नहीं है, उसको ठीक करने के लिए जरूर पहल करनी चाहिए टॉप मोस्ट लीडरशिप को। अब आपकी क्या रहेगी सर पारी? मैं तो लोगों के बीच में रहूँगा, संपर्क जो है वो बना रहेगा। अपने स्तर पे जो भी पहल कर सकता हूँ। आज ही देखिए बात आई कि अंबिकापुर के स्टेडियम में मोदी जी अंबिकापुर जाने वाले हैं, तो क्रिकेट पिच को खोद के वहाँ पर गिट्टी ढाली जा रही है। उसका ये प्रभाव हुआ कि जो भाजपा के जो स्पोर्ट्समैन हैं वो बोले हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। ये मेरे पास भी ये जानकारी है। हाँ, और उसी में नगर निगम में जी, भारतीय जनता पार्टी के लेटर पैड पे किसी ने एक पत्र दिया कि यहाँ पर हेलीपैड बनाया जाए। तो बात कांग्रेस भाजपा की भी नहीं है, नहीं, लेकिन बात इस व्यवस्था की आज जब कोई पार्टी संचालन नहीं कर रही है, चुनाव आयोग के देख रेख में सारे निर्णय हो रहे हैं, ये बीजेपी नहीं बनवा सकती हेलीपैड, तो चुनाव आयोग की व्यवस्था होगी ना, प्रशासन तो उनके अधीन है। अभी ये तो ऑर्डर नहीं दे सकते, उनके अधीन है, तो वहाँ के जो डीएम हैं उनको तो चाहे सेंस होना चाहिए, चाहे जो हो। नहीं जो नहीं सर, सबसे हाई अथॉरिटी वहाँ के कलेक्टर हुए। मैंने उनसे संपर्क भी किया, मैंने उनको पत्र भी लिखा। क्या बोले, उनका रिस्पांस क्या रहा? जो मैंने सुना अभी तक उनका ये कहना था कि 25 तारीख के बाद मैं इसको सबको हटवा दूंगा। तो अब देखें क्या होता है। आप सोचो कि रणजी ट्रॉफी का अंबिकापुर को परमिशन मिला हुआ है, टर्फ विकेट के बिना रणजी ट्रॉफी के लिए मौका नहीं मिलता है, और वहाँ पर आपने पिच जहाँ पर थी बीच मैदान में, वहाँ पे आप खोद के आपने गिट्टी डाल दी। यानी तो मेरा काम क्या है, ऐसे में पहल करना। हवाई जहाज नहीं आ रहा है, उसके लिए पहल करना। कोई सुने ना सुने वो अपनी जगह की बात। तो मोदी जी का कार्यक्रम, ट्रेन नहीं आ रही है, मोदी जी का कार्यक्रम कहाँ पे होना है? मैं कह नहीं सकता, या तो कॉलेज ग्राउंड में होता है या स्टेडियम में उतार रहे होंगे, तो पता नहीं। देखिए, आप तो जान रहे हैं, खेल प्रेमियों की बात की, रवि त्रिपाठी जी भी उस समय जीवित थे। हम सबने पहल की थी, क्योंकि खिलाड़ियों का ये कहना था कि वहाँ 15 अगस्त और 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व, कोई नेतागिरी की भी बात नहीं, राष्ट्रीय पर्व जब मनाते हैं तो वो बैरिकेड्स के लिए, सबके लिए गड्ढे खोदते हैं और मुरम डालते हैं परेड करने के लिए, और उसके बाद में उखाड़ के ले जाते हैं, और वो गड्ढे कभी भरे नहीं जाते। और जब खेल वहाँ पर होता है तो कोई ना कोई गिरता है, किसी को घुटना किसी का छिलता है, सिर किसी का फूटता है, पाँव किसी का लचक गया, कुछ और चोट लगी, वो एक एक गड्ढे को तो कोई भरता नहीं है। तो उस समय से सबके पहल से, बिना राजनीति के, ये पार्टी वो पार्टी नहीं, खेल प्रेमी लोग और शहर के और लोग जिनको वैसा ठीक लगा, सबने पहल की थी, और ये व्यवस्था बन के चली आई, और वो अभी तक नहीं टूटी थी। तो ये तो एक ऐसी बात है जो होनी ही नहीं चाहिए थी, और हुई है। तो आपने पूछा आपका क्या रहेगा, तो मेरा यही काम रहेगा कि मैं ऐसे पहल करूँगा, करता रहूँगा। आप इतने सर अमीर प्रत्याशी, सरकार माने चाहे मत माने, अभी दरिमा एयरपोर्ट भी है, सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट रहेगा, आसपास का जो लोकेशन है, तो कुछ ऐसी चीज़ आप वहाँ राज परिवार क्यों नहीं करता है कि अपनी ही प्रॉपर्टी से कुछ ऐसी चीज़ बनवा दे जो देश के लिए एक मिसाल हो? बड़ा कोई होटल हो जाए, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हो जाए मैन पार्ट में। बाकी तो देखिए, पैसा भी उतना चाहिए, हम लोग के पास पैसा नहीं। आपने कहा तो कि सबसे अमीर हैं, लेकिन आज तक राजनीति में हूँ तो घर की संपत्ति बेच के हूँ। ऊपर पहुँचाना पड़ता है क्या सर पैसा? सर नहीं, खर्चा होता है,
नहीं, ऊपर आपको चाय पिलाना है तो खर्चा होगा, किसी को खाना खिलाना है तो खर्चा होगा, कहीं चाय गाड़ी खाने में तो गाड़ी चलिए चलनी सर, है। ठीक है, छोटे मोटे खर्चे होते ऊपर हैं। मैंने आज तक तो नहीं दिया। नहीं दिया सर, डिमांड नहीं है सर। मैं आपको बताया कि बात ही नहीं हुई कभी। अब बात होएगी तो थोड़ी बताएंगे सर ओपन। नहीं, कहीं ऐसा हो तो पार्टी की तरफ से ऐसा नहीं आता। नहीं है। व्यक्तिगत कहीं कोई बात है, किसी को मदद करना है, आपको करना है, आप कर दो, वो बात अलग रहती है। पार्टी की तरफ से मेरे पास तो आज तक वो जो साल की मेंबरशिप है, कभी कोई मैगज़ीन लॉन्च हो रही है, आप विधायक हो तो 1 महीने का वेतन आपको देना है, ये पार्टी की तरफ से डायरेक्शंस रहते थे, तो वो हम लोग देते थे। आज सर आपसे बात करके बड़ी लंबी वार्ता हुई आपसे, कई पहलुओं पे, आपके भी कई पहल के बारे में जानकर एक लगी, और आप अभी भी सक्रिय हैं और एक लंबी पारी खेलने के मूड में हैं। आप क्रिकेट के प्लेयर रह चुके हैं और आपका कद ना बढ़े इसका कुछ लोगों ने प्रयास भी किया, कुछ विरोधी सक्रिय भी रहे दोनों दलों में। अब देखना ये है कि आने वाले समय में जनता आपको किस रूप में लेती है और आपके कद को ऊंचा करती है या क्या सहयोग देती है, और आप जनता का किस तरीके से सहयोग करते हैं। मेरे को तो टीएस बाबा के रूप में स्वीकार करते रहें और अपने मन में जगह देते रहें, उससे बड़ा कद मेरे लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता। लोगों के मन में जगह बनी रहे। आज हमने बात की छत्तीसगढ़ की राजनीति, खासकर अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से ही एक राज परिवार, सिंहदेव राज परिवार, सरगुजा राज परिवार जो है सक्रिय रहा, और छत्तीसगढ़ की राजनीति में ये लगातार 3 बार विधायक रहे, तीसरी बार आप मंत्री रहे, चौथी बार मोदी लहर में इन्हें हार का भी सामना करना पड़ा, लेकिन अभी भी ये राजनीति में सक्रिय हैं और इनकी जो मांग है अभी भी लोगों के बीच बनी हुई है। बड़ी बेबाकी से इन्होंने खुलकर हर बात पर, हर पहलू पर ईमानदारी से जवाब दिया और जो कमी है उसे भी स्वीकारा। तो अब भी एक बात जो आ रही है कि जो शख्सियत हैं, पहल की शख्सियत पे हमने आपको रूबरू करवाया छत्तीसगढ़ के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और बाद में जिन्हें डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी गई। हालांकि इन्हें सीएम बनाने की बात कही गई थी, लेकिन ऊपर के लोग वो वादा नहीं निभा पाए, इसका आम जन को खेद भी है। साथ ही आपसे गुजारिश है कि हमारे पहल जो चैनल है यूट्यूब में, इसे अधिक से अधिक लाइक करें और सब्सक्राइब करें और देखते रहें शख्सियत में इसी प्रकार देश की अनेक नामचीन हस्तियों को जो देश और समाज के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। तो दोस्तों, आज मुझे यानी आलोक शुक्ल और मति दीजिए। जय हिंद।